यहाँ पे मुझसे पूछना आप कौन सी लोकेशन पे देना चाहते हो। मुझे ये बात पता है कि जो मेरी ये वाली बीम है, इसका स्टार्ट पॉइंट इस तरफ को है और एंड पॉइंट इस तरफ को है, तो मैं पहले स्टार्ट पे देना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट सिलेक्ट किया। डायरेक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाले जो एक्स, तो मेरे मेंबर्स एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं, उनका ग्लोबल और लोकल एक्सिस होता है सेम। ठीक है, जो मेंबर्स मेरे एक्स एक्सिस में ओरिएंटेड होते हैं उनका ग्लोबल और लोकल सेम होता है। तो यहाँ पे आप ग्लोबल दो या लोकल दो, एक ही बात है। फिर आती है बात ऑफसेट की। ऑफसेट अब मुझे इस वाली बीम के ऊपर देना है और मुझे जाना है पीछे की तरफ को। ठीक है, बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, आप लोग बताइए। बताइए। -0.15। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -0.15 एंटर करेंगे। एक्स एक्सिस भी है, एक्स एक्सिस मूव करेगा। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी आ चुकी है। मैं इधर वाली भी जो है राइट में भी जानी है, उसको भी ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो बीम पे गए, ऑफसेट पे गए, यहाँ लोकेशन बताइए क्या आएगी, बताइए। लोकेशन क्या आएगी, एंड। ठीक है, तो मैं यहाँ से एंड सेलेक्ट करूंगा। डायरेक्शन ग्लोबल, वैल्यू बताइए कितनी आएगी। 0.16 मिली। 0.30 का मैंने वो बनाया है क्रॉस सेक्शन, आप 0.16 कैसे बता रहे हो। 0.15। ठीक है, 0.15 ऐड करा। अब आपके पास दोनों आ गए। आपको ये करने इसी बीम पर असाइन, तो आपने ये सिलेक्ट करी प्रॉपर्टी, बीम सिलेक्ट करी, और असाइन टू सिलेक्टेड बीम ऑप्शन जो है आप एक्टिवेट हो जाएगा। आपको करना है यस, हो गया। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी आप क्लिक करो, बीम मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये वाला ऑप्शन चूज किया, असाइन पे क्लिक किया, आपका इधर भी लगा। ठीक है, अब आप चला के देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि हाँ आपका ऑफसेट यहाँ पे लग चुका है। ठीक है, अब देखो, अब मैं करना चाहता हूँ इस वाली बीम पे और इस वाली बीम पे दोनों साथ में। ठीक है, इन दोनों बीम्स को साथ में करना चाहता हूँ, इस जगह पे और इस जगह पे। मैं क्या करूंगा, जाऊंगा बीम पे, ऑफसेट पे। दोनों की लोकेशन इस तरफ को कौन सी है किसी को नहीं पता, यहाँ पे एक बार आके देख लेते हैं। ये एंड लोकेशन है देखो दोनों में। ठीक है, मैं जाऊंगा बीम पे, ऑफसेट पे, यहाँ पे लोकेशन आएगी मेरी एंड। अब मैं अगर इसको ग्लोबल के हिसाब से करना चाहूँ डायरेक्शन को, तो बताओ मैं कौन सी डायरेक्शन में वैल्यू डालूंगा और कितनी, बताइए। अगर मैं ग्लोबल के हिसाब से करना चाहूँ तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में वैल्यू डालूंगा और कितनी। ठीक है, जेड डायरेक्शन में वैल्यू डालूंगा मैं कितनी, -0.15, अगर ग्लोबल करना है। अंकित समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि ये -z एक्सिस की तरफ को जा रहा है और मुझे स्ट्रेच भी उधर को ही करना है। मैं अगर ग्लोबल पे करता तो जेड के हिसाब से करता, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ लोकल। ठीक है, अब लोकल करने से पहले एक बार मैं क्या करता हूँ, अपनी लोकल एक्सिस को कर लेता हूँ ऑन। दिख रही है सबको, ये देखो लोकल एक्सिस दिख रही है। तो लोकल एक्सिस में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये मेंबर जो है और मेरा ये वाला जो मेंबर है, इन दोनों मेंबर्स को देखो। अब मुझे किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करनी पड़ेगी लोकल के हिसाब से, आप लोग बताइए मुझे। लोकल एक्सिस के हिसाब से मुझे कौन सी डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। कौन सी डायरेक्शन और कितना वैल्यू। ठीक है, समझ में आया सबको। पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्यों, क्योंकि एरो मुझे दिखा रहा है उस तरफ को। जो मेरा नेगेटिव जेड था ग्लोबल में, वो मेरा पॉजिटिव एक्स है लोकल में। ठीक है, पॉजिटिव जाएगा इसमें भी और इसमें भी। तो आप क्या करेंगे, ये आप करेंगे बी, ऑफसेट में जाएंगे, यहाँ पे एंड सेलेक्ट किया, लोकल एक्सिस दिया हमने, और एक्स एक्सिस में 0.15 से आप करेंगे एक्सटेंड और जाके क्लिक करेंगे ऐड पे। अभी आपकी प्रॉपर्टी आ गई, आप असाइन करना चाहते हो इस पे और इस पे, और फिर क्लिक किया यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड गेम, असाइन किया, यस किया, तो आप देखोगे आपका लोकल पे आ गया। अब बताइए, अब क्लियर है।
ठीक है, बताइए। क्या सभी लोगों को ये क्लियर है? थ्री डी में तो काम कर रहे हैं आदर्श, हम थ्री डी में ही तो काम कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल अंकित, आप कर सकते हो। एक्स एक्सिस में ये वाला और जितनी भी इसके अलावा जितनी भी जा रही होंगी। जेड एक्सिस में आपका ये हो गया, ये हो गया। अगर आपको कॉलम में ऑफसेट देना है, आप ये चारों कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो एक साथ। कॉलम तो सारे एक साथ। जब फिल करते हैं तो थोड़ा खाली खाली लगता है, तो आपने शायद सही नहीं किया होगा ऑफसेट। आपकी बीम, आपका जो कॉलम होगा, कॉलम का साइज चेक करो एक बार। ठीक है, हो सकता है आपने कॉलम को जो साइज भी दिया हो वो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ना हो, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिया हो आपने। ठीक है, इसलिए खाली खाली लग रहा है वो। यहाँ देखो, पूरा का पूरा कवर हो गया है। ठीक है, आपने जो क्रॉस सेक्शन दिया हो, क्रॉस सेक्शन एक बार चेक करो जरा, और उसके बाद चेक करो कि कौन से फेस पे कर रहे हो आप। चलो, एक क्रॉस सेक्शन की बात आई गई है। यार एक चीज और बता दूं, मैं आपको बताना भूल गया। चलो अभी नहीं बताऊँ, बाद में बताऊँ। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, कल। कल बताऊंगा। ठीक है, अभिनंदन क्या हो गया? टू, अरे रिपीट कर तो दिया, कल बताया था, आज रिपीट कर दिया। एक बार करके देखो गुड्डू आप। ठीक है, मैं अभी आया, एक बार करके देखो, क्या पता हो जाए वो। हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपसे। आप जब खुद ही करोगे ना हिट एंड ट्रायल, तो आप भी कर लोगे। बताइए अभिनंदन जी। देखो मैं एक चीज बता दूं, आप लोगों को हो सकता है कोई डाउट आ रहा हो। मान लो मैंने ये प्रॉपर्टी कर दी यहाँ से डिलीट, और स्पेसिफिकेशन में जाके ये भी सारी की सारी कर दी मैंने डिलीट। अब मैं आता हूँ वापस से प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी में आने के बाद मैं डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे आके मैं एक बार क्या करता हूँ, बीम के लिए मैं दे देता हूँ 0.3 बाई 0.3, और कॉलम के लिए दे देता हूँ मैं कितना, 0.2 बाई 0.8 या 0.2। क्या हो गया मतलब, बाई 60 mm का मैंने कॉलम के लिए। ये वाली प्रॉपर्टी में बीम को असाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सेलेक्ट करा, बीम सेलेक्ट करी, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। अब गुड्डू आपके लिए रिपीट भी हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो देख लो। ये वाला मैं कॉलम में देना चाहता हूँ। कॉलम सेलेक्ट करें, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, यस। ठीक है, यहाँ पे देख, देख रहा है। अब इस बार क्या हुआ है, एक बार ध्यान से सुनना। आप लोग जो बोल रहे हो ना कि आपको खाली खाली लग रहा है, वो इसलिए हो सकता है आपने कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन किया वो मेरी तरीके से किया हो। ठीक है, कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन हो वो यूनिफॉर्म ना हो। अगर यूनिफॉर्म होता है इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी डायरेक्शन में बढ़ाओ, वो 0.15 ही बढ़ना है। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि कॉलम का ओरिएंटेशन है, जो आपका कॉलम का ओरिएंटेशन है वो किस तरीके से है। ठीक है, इसका मतलब अगर आप एक्स एक्सिस देना चाह रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए।
कि अगर ये आपका कॉलम है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है आपका कैसे है, क्या ये वाला फेस 0.26 है और ये वाला फेस 0.32 है, या फिर ये वाला फेस 0.32 है और ये वाला फेस जो है वो 0.26 है। बताइए समझ में आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो आपके कॉलम के प्लेसमेंट हुए हैं ना यहाँ पे, एक बार ध्यान से देखो 3D व्यू। देख रहे हैं आप लोगों को देख के ही पता लग रहा होगा कि ये वाला जो फेस है मेरा, आप लोगों को देख के ही पता लग रहा होगा कि ये वाला जो फेस है मेरा है 0.32 लंबा फेस। ये वाला फेस है मेरा, ये कितना है? ये वाला फेस है वो कितना है? ये वाला फेस है मेरा 0.2। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है, तो ये कहता है कि जो आपकी स्लैब है इसके ऊपर, तो स्लैब की जो लंबी वाली डायरेक्शन होगी अगर वो इक्वल नहीं है, मान लीजिए स्लैब की जो डायरेक्शन है, स्क्वायर स्लैब नहीं रेक्टेंगल है, जो लंबी वाली डायरेक्शन है उसके नीचे जो कॉलम प्लेस होंगे, लंबी वाला जो फेस होगा कॉलम को, वो लंबी वाली डायरेक्शन में ही फेस करेगा। ये चीज आपको अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग स्लैब्स करेंगे मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, अभी आप ये देख लो कि ये वाला जो फेस है आपका ये कितना है? 0.32। ये कितना है? 0.2। तो मुझे पता लगा कि जब अगर मुझे ये जो thing है अगर मुझे एक्सटेंड करनी है इस तरफ, तो वो कितनी हो जाएगी? वो 0.32 की आधी एक्सटेंड होगी, तो होगी 0.16। और जो मेरी ये वाली बीम्स हैं ये दोनों की दोनों, जब ये एक्सटेंड करनी होगी मुझे, तो वो कितनी होंगी? वो 0.26 का आधा होंगी, मतलब कि 0.13। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? बताइए सुमित, मैं आपको भी एक लिंक भेजूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन के स्टेप्स बता दूंगा, तो आप इंस्टॉलेशन कर लेना। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद नए नए लैपटॉप के लिए। ठीक है, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा थोड़ी देर में, जरा वो एक्सेस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, मैं एक्सेस एक बार मिल जाए बाद में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बताता हूँ आदर्श, सुनिए अब ध्यान से। अब मेरी जो ये वाली बीम है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं ये वाली बीम, मुझे इसमें ऑफसेट प्रोवाइड करना है। मैं जाऊंगा स्पेसिफिकेशन टैब में, यहाँ पे मैं जाऊंगा बीम में, ऑफसेट पे गया। अब आप मुझे बताइए कि ये वाली जो बीम है मेरी, मुझे एक्सटेंड करनी है ये इधर को और इधर को। तो पहले तो मैं स्टार्ट लोकेशन में करता हूँ ग्लोबल डायरेक्शन। मुझे बताओ मैं कौन सी एक्सिस पे कितना दूंगा? ठीक है, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बताइए एक्स एक्सिस में कितना प्रोवाइड करूंगा डिस्टेंस में ऑफसेट का? समझे अंकित जी आप? एक्स एक्सिस में, गुड्डू गलत जवाब, 0.16। ठीक है, माइनस का 0.16 करूंगा इस तरफ को, और राइट साइड में करूंगा पॉजिटिव का 0.16। समझे इस बात को? तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग करेंगे यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे करेंगे ग्लोबल, और उसके बाद ऑफसेट में करेंगे यहाँ पे -0.16। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये बात अभी यहाँ पे बताई थी कि जो आपका कॉलम का फेस है ना वो इस तरीके से हो रखा है। आपका कॉलम का फेस एक्स है, जेड एक्सिस में आपका ऐसा हो रखा है वो। ठीक है, समझे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे -0.16 लेंगे, उसके बाद आप करेंगे ऐड पे क्लिक, तो आपकी प्रॉपर्टी आ गई। आप क्लिक करिए और असाइन करिए, सॉरी असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स करिए। यहाँ पे असाइन करेंगे, यस करा, आपका हो गया एक्सटेंड। एक बार चेक कर लो आके, ये देखिए आदर्श जी,
अब तो नहीं आ रहा, खाली खाली देखो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कर रहे थे आप। एक बार मैं आपको दूसरे वाले में भी यही करके दिखाता हूँ। अब वापस से गए बीम पे, ऑफसेट पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे करेंगे एंड, ग्लोबल एक्सिस। इस बार पॉजिटिव का 0.16 लेके देख रहा हूँ मैं, ठीक है। सॉरी, इस बार 0.16 नहीं, मैं 0.13 लेता हूँ, मेरे दूसरे वाले फेज का आधा है। दूसरे वाले फेज का आधा है, 0.26 वाले फेज का। अब मैंने यहाँ पे 0.13 लिया और इसको कर दिया ऐड। जब मैंने ऐड करा इसको, मुझे असाइन करना है, मैंने क्लिक करा असाइन टू सिलेक्टेड बीम, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सटेंड हो गया। जब आप इसको 3D में जाके देखोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि खाली खाली दिखाई दे रहा है। देखिए, इस केस में आपको खाली खाली दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? आपने क्या किया, आपको ये जो कॉलम का ये वाला फेस था, आपको उसका आधा बढ़ाना था, लेकिन आपने कॉलम के इस वाले फेस का आधा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसलिए आपको कॉलम की जो ओरिएंटेशन है वो भी जाननी जरूरी होती है। समझ गए इस बात को? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से। आप करेंगे बीम पे क्लिक, ऑफसेट पे जाएंगे, एंड लोकेशन करी, ग्लोबल डायरेक्शन कितना देंगे, 0.16, ठीक है। करेंगे ऐड। अब आपको करना है असाइन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस करा। अब आप देखेंगे कि जो आपकी परेशानी थी वो गई सॉल्व। देखिए, समझे इस बात को? अब देखिए, अब मुझे जेड एक्सेस में करना है इसको और इसको, तो मैं इस बार ग्लोबल से नहीं, मैं लोकल से करूंगा। मैं जाऊंगा बीम पे, और हाँ, एक चीज और मुझे पता होना चाहिए, इन दोनों बीम्स का एंड पॉइंट है कि स्टार्ट पॉइंट है। देखो, इसका भी एंड पॉइंट है और इसका भी एंड पॉइंट है, ठीक है। मैं बीम पे जाऊंगा, यहाँ पे जाके ऑफसेट पे जाऊंगा, लोकेशन दोनों की एंड है। डायरेक्शन अगर मैं ग्लोबल लूंगा, अगर मैं ग्लोबल डायरेक्शन लूंगा, तो आप लोग मुझे बताओ मैं कौन से ये एक्सिस में वैल्यू फीड करूंगा और कितनी करूंगा, बताइए। नहीं नहीं, पुराना ही चल रहा है, जेड में करूंगा। ग्लोबल एक्सिस की बात हो रही है, ग्लोबल एक्सिस की बात हो रही है, तो जेड में करेंगे ना। और कितना करेंगे? 0.13 बोल रहे हैं, उनका गलत जवाब है, -0.13 करेंगे। क्यों? कि 0.26 का आधा होगा वो, समझे? -0.13। लेकिन मैं ग्लोबल में नहीं करके मैं करना चाहता हूँ लोकल में। डालूं और कितना डालूं, ठीक है। समझे आप लोग? एक्स में +0.13 होगा। क्यों? आपने जब यहाँ पे ऑन करी अपनी लोकल एक्सेस, जब आपने यहाँ पे अपनी shift को दबा के लोकल एक्सिस ऑन करी, तो आपको क्या दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया कि जो आपकी लोकल एक्स एक्सिस है वो आपकी पॉजिटिव उस डायरेक्शन में है जहाँ पे जेड एक्सिस नेगेटिव थी ग्लोबल में, समझे? तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे बीम पे जाएंगे, ऑफसेट में जाएंगे, एंड लोकेशन स्टार्ट करेंगे, लोकेशन चूज करेंगे, लेंगे, और एक्स एक्सिस में कितना बताया, +0.13 लेंगे, और फिर क्लिक करेंगे ऐड पे, तो आपकी प्रॉपर्टी आ गई। अब असाइन करना चाहते हो, इसको सिलेक्ट करो, इसको करो, साइन टू सिलेक्टेड बीम्स करा, असाइन करा, यस करा, आपके में आ गया। अब आप एक बार चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे जाइए और उसके बाद घुमा के देखिए, देखिए आ रहा है, ठीक है। अब देखो, वो ये जो पीछे वाली बीम है आपकी, ये बाहर को दिख रही है थोड़ी, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने इस वाले को ऑफसेट नहीं लगाया अभी, ठीक है। ये जो पीछे वाली बीम है आपकी एक्स एक्सिस वाली, वो आपको बाहर की तरफ को दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है क्योंकि आपने अभी इस पर ऑफसेट लगाया नहीं है। तो आप इस पे भी लगा दोगे 0.16 वाला, तो आपका बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बताइए, क्लियर है? अभिनंदन, आपको एक्सिस कुछ नहीं करना, आपको ऑन कर लेनी है, शिफ्ट को दबाओगे ना, तो आपकी लोकल एक्सिस दिखाता है हर एक कंपोनेंट की। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था जिस तरफ को एरो फेस करता है, सबसे पहले तो आपको कलर का पता होना चाहिए, ठीक है अभिनंदन। सबसे पहले आपको कलर का पता होना चाहिए कि ब्लू एक्स, ब्लू है वो एक्स है, रेड वाली मेरी वाई है, ग्रीन वाली मेरी जेड है। आप बोलोगे भाई पता कैसे लगा, तो मैं यहाँ से ग्लोबल एक्सिस को ऑन कर लेता हूँ,
और जब आपको ग्लोबल एक्सिस में उसने दिखा दिए कलर्स, यही कलर कोड फॉलो होगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है, जिस तरफ मेरा एरो फेस कर रहा है ना, जिस तरफ को मेरा एरो फेस कर रहा है वो होता है क्या, पॉजिटिव एक्सिस। चाहे वो वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे टू हो, मतलब चाहे एक्स हो, जिस तरफ को एरो फेस करता है वो मेरा पॉजिटिव जेड एक्सिस होता है। इसका मतलब अगर मैं आगे की तरफ को यहाँ पे ऑफसेट प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में देना पड़ेगा लोकल कोऑर्डिनेट। समझ गया बात को? ठीक है। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, हमने यहाँ पे जनरल के अंदर प्रॉपर्टीज पे जब क्लिक किया था, प्रॉपर्टीज दिखा रहा था। ठीक है। यहाँ पे एक आपके पास टैब होता है मटेरियल्स का भी। आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला टैब खुल के आता है। इस टैब में आपको बस इंफॉर्मेशन दी गई है और कुछ नहीं है। ठीक है। आप इस टैब के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी आप चेंज यहाँ से नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये 4 मटेरियल होते हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ये 4 मटेरियल होते हैं हमारे पास बाय डिफॉल्ट, और आप इन चारों को यूज करके कुछ भी बना सकते हो। तो ये जो 4 मटेरियल होते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम, कंक्रीट, स्टेनलेस स्टील और स्टील, ये असलियत में डिफाइन कैसे होते हैं, इन्होंने कैसे किया डिफाइन? ठीक है, जानने वाली बात ये है। तो अब हमको देख के पता लगेगा इन प्रॉपर्टीज के नाम की, इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए हर एक मटेरियल के, अगर हम डिफाइन करना। सबसे पहले आता है आपके सामने ई। बताइए, ई से आप क्या समझते हैं, ई क्या होगा? पूरी तरीके से अगर बोला जाए, इसको बोला जाता है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि आपको एक रूल डिफाइन करता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक जितना स्ट्रेस आएगा उतना स्ट्रेन डेवलप होगा। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है। तो ई की जो वैल्यू होती है, आप, अच्छा एक चीज और बताइए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप डिफाइन कैसे करते हैं? अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, तो एक फॉर्मूला जो होता है, क्या लिखते हैं उसमें? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, आप लोगों ने बोला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, बिल्कुल सही आदर्श। ठीक है। वो होता है मॉड ऑफ, मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखोगे पॉइजन रेशियो। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए मटीरियल के। जैसे कंक्रीट की, स्टील की, इनकी जो होती है वो, कंक्रीट की लाई करती है 0.2 से 0.7 के बीच के आसपास। ठीक है। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। फिर आपको मटेरियल की डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये अल्फा पता होना चाहिए। अल्फा क्या होता है, कोई बता सकता है? इसकी यूनिट देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अल्फा जो है ये क्या होता है, कोई बता सकता है आप में से? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। जब गर्मियां आती हैं तो जो एक्सपेंशन होता है मटेरियल का, और जो सर्दियां आती हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है मटेरियल, मतलब ठंडियों में कॉन्ट्रैक्शन, या फिर फुल टेम्परेचर में कॉन्ट्रैक्शन, हॉट टेम्परेचर में एक्सपेंशन जो होता है, उसकी फैक्टर्ड वैल्यू होती है, उसको रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से आपका थर्मल कोफिशिएंट। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो एफ वाई। एफ वाई क्या होता है मेरा? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। एफ यू क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये सारी प्रॉपर्टीज मुझे उन मटेरियल के बारे में पता होनी चाहिए, तभी मैं डिफाइन कर पाता हूँ। ठीक है। तो ये तो था पहले आपका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, वो आपको मिलती है यहाँ से, कहाँ से? मटेरियल टैब के अंदर। इसके बाद आप लोग जाएंगे यहाँ पे। अभी हम जनरल टैब के अंदर प्रॉपर्टी देख चुके हैं, स्पेसिफिकेशन देख चुके हैं, अब आए यहाँ आएंगे मटेरियल टैब के अंदर। ठीक है। तो मटेरियल टैब में जब आप जाते हो, टैब में आने के बाद सबसे पहले तो आपको दिखाता है कि जो आपने प्रॉपर्टी असाइन करी है वो मेंबर्स की प्रॉपर्टी, कौन सा मटेरियल है। ठीक है। सभी को पता है हम लोगों ने कंक्रीट असाइन किया था, तो कंक्रीट दिखा रहा है। ठीक है। एक यहाँ पे आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है, जब आप मटेरियल पे क्लिक करते हैं वहाँ पे, ये वही सेम डायलॉग बॉक्स है जो हमने पहले खोला था। ये सारे मटेरियल्स की आपकी अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है आप। ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास नीचे एक और टैब आता है जो कि मेरे ज्यादा काम का है, उसका नाम है मटेरियल होल स्ट्रक्चर। ठीक है। उसका नाम है मटेरियल होल स्ट्रक्चर। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले दे रखा आइसोट्रोपिक और फिर दे रखा ऑर्थोट्रोपिक। तो ये आइसोट्रोपिक मटेरियल्स हैं 4।
जो आपको डिफाइन करके इन्होंने दे रखे हैं। ऑर्थोट्रोपिक में एक भी नहीं है। तो आप लोग क्या, पहले तो ये बताइए, आप लोग डिफरेंस जानते हैं आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक के बीच में? बताएं। आप लोगों को आइसोट्रोपिक और ऑर्थोट्रोपिक के बीच में डिफरेंस पता है? बताएं। ना है कि प्रॉपर्टीज रिमेन सेम अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन आइसोट्रोपिक। निशा, आप जो मैसेज सेंड कर रहे हो ना, वहां पे एक ऑप्शन होगा एवरीवन के लिए सेंड करो, ताकि बाकी लोगों को भी आपका आंसर दिखे। ठीक है, आप एक बार करके दिखाओ जरा, यही सेम चीज कॉपी करो और मैसेज को एवरीवन के लिए सेंड करो, एक बार करो सेंड। तो निशा जी ने बोला है कि प्रॉपर्टीज रिमेन सेम अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये भी काफी क्लोजेस्ट आंसर है, लेकिन कंप्लीटली सही नहीं है। जी सुमन। ठीक है, तो क्या होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल में, हमारे पास थ्री डायमेंशनल सारे मटेरियल्स हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, आपने सुमन और ज्यादा एक्यूरेट दिया निशा से भी ज्यादा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप उस मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक करोगे किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी एक पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो और किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, आपको सेम प्रॉपर्टी ही मिलेगी। ठीक है, मान लो पहले आपने एक क्रॉस सेक्शन पे चेक किया, फिर अगले पे गए 1 मीटर दूर वाले क्रॉस सेक्शन पे, वहां पे भी आपको सेम प्रॉपर्टी मिलेगी हर डायरेक्शन में। वो होता है आइसोट्रोपिक मटेरियल। ऑर्थोट्रोपिक जो होता है, ऑर्थोट्रोपिक में आपकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होती। आप किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करो, एक डायरेक्शन में आपको एक वो प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, हो सकता है दूसरे में चेंज हो जाए। ठीक है, तो 2D इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक पॉइंट हो गया और एक हो गया वो डायरेक्शन जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी सेम मिल सकती है, इसलिए इसको 2D कहा गया। समझ गए इस बात को सब लोग? बताइए। चलिए कोई बात नहीं, इससे ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है हमें। यहाँ पे हमें पता है कि सारे के सारे आइसोट्रोपिक ही है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कॉन्क्रीट पे क्लिक किया। कॉन्क्रीट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आते हैं अलग अलग। तो मैं पहले एडिट करना चाहता हूँ कि एडिट भाई कैसे होता है। मैंने कॉन्क्रीट क्लिक किया, जिस मटेरियल को मैं सेलेक्ट करके यहाँ एडिट पे आऊंगा, मेरे पास उसको एडिट करने के लिए डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले तो उन्होंने नाम दे रखा मटेरियल का, जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता। मटेरियल प्रॉपर्टीज दे रखी है सारी की सारी। ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस हम डिस्कस कर चुके हैं, कंक्रीट का दे रखा है। पॉइजन रेशियो दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, थर्मल कोफिशिएंट डिस्कस कर चुके हैं। अब दो नई चीजें आप और यहाँ पे देखेंगे, एक है क्रिटिकल डैम्पिंग और एक है शियर मॉड्यूलस। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए शियर मॉड्यूलस क्या होता है, कैसे डिफाइन करते हैं? बताएं। हेलो, आप लोगों से आंसर मांगा मैंने कि शेयर मॉड्यूलस क्या होता है, सही? इतना भी आता है बता दो। अरे अभिषेक जी, इतने शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा? सुमन सौरभ, बिल्कुल सही। ठीक है, आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन किसी भी मटेरियल के लिए जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं शियर मॉड्यूलस। इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रशांत जी, ये सिग्मा बाई फाई ये सब रटी हुई चीजें नहीं। ठीक है, आपको अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला याद है, लेकिन मैंने आपसे डेफिनेशन पूछी थी। डेफिनेशन तभी समझ में आती है किसी भी लेमैन को, जब आप बताओगे कि उसकी इंग्लिश में बोल के बताओ कि होता क्या है, क्या उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग पे। अब मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी कॉन्क्रीट के लिए। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0.05। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछेगा कि डैम्पिंग वैल्यू क्या होती है कॉन्क्रीट की, तो वो होती है 5%। ठीक है, स्टील की कोई पूछेगा वो होती है 2%। तो आप लोग मुझे ये बताओ डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, बताइए। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? गलत। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो वाला डैम्प नहीं पूछ रहा हूँ।
के लिए हम लोग डैम प्रूफ फोर्स डीपीसी लगा के उसको सीलन को रोकते हैं ना। मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे दूसरी डैम्पिंग पूछ रहा हूँ। ये डैम्पिंग अलग प्रॉपर्टी, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। शिवम कांडिल्य जी बहुत बढ़िया, लेकिन किस चीज को डिक्रीज करना? आपने आधी बात बोल दिया, लेकिन मेन टर्म जो था वो नहीं बोला आपने। वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूमेट्रिक नहीं, मटेरियल नहीं, मटेरियल को डिक्रीज करने को डैम्पिंग नहीं बोलते। कोई और जो एक वाइल्ड गेस मारना चाहे मेरे बताने से पहले? नहीं नहीं नहीं, सुनिए अब, मेरे को नहीं लगता, शायद आप लोगों को पता है। डैम्पिंग का मतलब होता है डिक्रीज करना, सही कहा था आपने, लेकिन क्या डिक्रीज करना? वाइब्रेशन। ठीक है, ये आप बात कर रहे हैं डैम्पिंग डिक्रीज करना, बिल्कुल राधा जी, रिडक्शन इन वाइब्रेशन। ठीक है, तो वाइब्रेशंस क्यों होती है डेवलप? जब लोड्स आते हैं आपके। ठीक है, मान लीजिए आपके घर के 100 मीटर या फिर 50 मीटर की दूरी पे ड्रिलिंग का काम चल रहा है, बहुत ही हैवी ड्रिलिंग चल रही है। ठीक है, या 10 मीटर की दूरी पे मान लीजिए बहुत हैवी ड्रिलिंग चल रही है। उस ड्रिलिंग की वजह से आपके घर में आ रहे हैं वाइब्रेशन। तो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है, एक सेकंड, आइए। तो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब मटेरियल मतलब कंक्रीट एज अ मटेरियल की वो प्रॉपर्टी कि वो उन वाइब्रेशंस को जल्दी से जल्दी डैम्प कर सके। डैम्प करने का मतलब होता है खत्म कर सके। ठीक है, उन वाइब्रेशंस को जल्दी से जल्दी रिड्यूस कर सके या खत्म कर सके, उस चीज को बोलते हैं डैम्पिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से बस निकल रही है, ट्रक निकल रहा है, गाड़ियां निकल रही हैं। एक ट्रक निकला, ट्रक की निकलने की वजह से लोड मूव होने की वजह से वाइब्रेशन डेवलप हुए। वो वाइब्रेशन कंक्रीट मटेरियल इतनी देर में उसको वाइब्रेशन को खत्म करके स्ट्रक्चर को वापस अपने ओरिजिनल उसमें ले आएगा, फॉर्म में ले आएगा। इस चीज को बोला जाता है डैम्पिंग। समझे? बताइए, क्या आप लोग ये बात समझे? समझ गए सब लोग? बहुत बढ़िया। ये सारी प्रॉपर्टीज तो यहाँ लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्रॉपर्टीज आपको एक मटेरियल के बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप एक मटेरियल को डिफाइन कर सबसे बात को। अगर आप यहाँ पे नया मटेरियल डिफाइन करना चाहो, वुड या मान लो टिम्बर, ठीक है, या फिर ग्लास, तो आपको ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। अब नीचे देखिए, अभी हम लोग एडिट कर रहे हैं, अभी लोग क्रिएट नहीं कर रहे थे, अभी हम एडिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है, वो है ये वाला, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इसको हम बोलते हैं एफ सी यू या फिर एफ सी के। ठीक है, ये जो आप देख रहे हो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो ये इस वाले ग्रेड ऑफ कंक्रीट को लेके चलता है। मैं मान लो चेंज कर दूं यहाँ से एडिट करने के लिए, तो अब मुझे आप लोग बताओ ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जो मैंने वैल्यू डाली है? बताइए, ये कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट है जिसकी मैंने वैल्यू डाली है? ठीक है, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ये। आप लोग पूछेंगे फिर आपने इसकी वैल्यू 25,000 क्यों डाली? अरे भैया, उसके पीछे यूनिट भी चेक करिए, उसके पीछे जो यूनिट लिखी है वो भी तो चेक करिए। आप लोग जब M25 बोलते हैं किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, उसका मतलब क्या होता है? बताइए, आप जब M25 बोलते हैं किसी भी ग्रेड ऑफ कंक्रीट को, उसका मतलब क्या होता है? बोलिए।
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज 25 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अरे बाप रे, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पूरी बात बोलिए, पूरी बात। ठीक है, चलिए आप अगर जितने लोगों ने कमेंट किया है सबकी बातें मैं मिला दूं तब जाके आंसर मिलेगा इस बात का। ठीक है, तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर आपसे कोई बोल रहा है उसका मतलब ये होता है कंक्रीट है आपका जिसका ग्रेड M25 है, उसकी जो यूनिट एरिया के ऊपर लोड सहन करने की कैपेसिटी है वो है 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मतलब 1 mm² एरिया के ऊपर जो आप लोड लगाओगे वो 25 न्यूटन तक का झेल सकता है। ठीक है, और वो जो स्ट्रेंथ अचीव करी है उसने वो 28 दिन के अंतराल में बनाने के बाद, जब उसका फॉर्मेशन हुआ वो स्ट्रेंथ उसने 28 दिन के बाद तक अचीव करी है। मतलब पहले दिन से लेकर 28 दिन तक अचीव करी है विद प्रॉपर क्योरिंग। क्योरिंग समझते हैं आप लोग? बताइए। पानी डालना, ठीक है। तो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की जो स्ट्रेंथ है वो उस कंक्रीट के ब्लॉक ने अचीव करी है बनाने से लेके 28 दिन तक के अंतराल में। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मान लो आपका कंक्रीट का ये ब्लॉक है, ठीक, 3D में इमेजिन करना थोड़ा। ठीक है, मान लो ये आपका कंक्रीट का ब्लॉक है, इसका जो एरिया है आप कुछ भी मान लो, इसका एरिया मान लो आप हो गया आपका 100 mm²। ये इस फेस का एरिया है। ठीक है, आप इस पे लोड लगा रहे हैं कुछ, ठीक है, आप इस पे लोड लगा रहे हैं, तो अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसका मतलब क्या होगा? देखो ये मैं छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर रहा हूँ इस 100 mm² के एरिया को, ध्यान से सुनना। इस 100 mm² के एरिया को मैं छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया? ये 1 यूनिट स्क्वायर एरिया हो गया, मतलब कि 1 mm²। ये भी आपका 1 mm² हो गया, ये भी आपका 1 mm² हो गया। तो M25 का मतलब क्या है कि जो आपका 1 mm² यूनिट एरिया है ना, जो इसके ऊपर लोड आएगा वो मैक्सिमम आपका 25 न्यूटन तक का आ सकता है। इससे ऊपर का वो लोड नहीं झेल पाएगा, इसके ऊपर का वो लोड नहीं झेल पाएगा, वो इतना मैक्सिमम लोड झेल सकता है। समझे इस बात को? 1 यूनिट एरिया, समझ गए इस बात को आप लोग? बताइए हाँ या ना, सबको क्लियर है? चलिए फिर अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने वो दे दिया M25। अब देखो अभी तक क्या हो रहा था, अभी दूसरी बात तो देख लो। ये जो ये जो यूनिट है ना वो आपकी 25 न्यूटन पर mm² होती है, किलो न्यूटन नहीं होती। अब आपको कन्वर्जन तो करना आता ही होगा। 1 किलो न्यूटन में कितने न्यूटन होते हैं? 1000। 1000 न्यूटन। और 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 12 से ठीक है, तो आप इनको जब यहाँ पे कन्वर्ट करोगे, न्यूटन को किलो न्यूटन में करने के लिए डिवाइड बाई 1000, और को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाई 1000। अब ये भी देखना है, यहाँ पे स्क्वायर भी है तो 2 बार 1000 से डिवाइड होगा। जब आप ओवरऑल कर कुरा के यहाँ पे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 25,000। कितनी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? बताएं, समझे इस बात को आप लोग? कन्वर्जन समझ में, कन्वर्जन तो मेरे ख्याल से पता ही होगा आप लोग में, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। इसके बाद आप यहाँ पे ओके कर दो। जब आपने ओके कर दिया आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया चेंज। ठीक है, आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो चेंज हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंक्रीट मटेरियल तो पहले से असाइंड है, आपको दोबारा से एडिट करके उसको असाइन करने की जरूरत नहीं है। आपका जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो डबल क्लिक करेंगे इस पे तो आपको यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिखाएगा। 1 मिनट को ना, यहाँ नहीं दिखा रहा हो, यहाँ नहीं दिखा रहा, कोई बात नहीं।
आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेंज हो सकता है, ठीक है। वो आपको दिखाएगा एनालिसिस के टाइम पे, एनालिसिस के बाद जब डिजाइन करते हैं तब आपको दिखाएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपने क्या लिख रखा है। समझ गए बात को? ओके करने के बाद कुछ नहीं करना, नीतीश हो गया, आपका ग्रेड चेंज हो गया। अब देखो, इसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन आता है क्रिएट करने का, नया मटेरियल अगर आप क्रिएट करना चाहो, ठीक है। अगर आप नया मटेरियल क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो। जब आप क्रिएट पे क्लिक करोगे आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। अब क्योंकि आपने आइसोट्रोपिक मटेरियल सेलेक्ट किया था इसलिए आइसोट्रोपिक मटेरियल बनना है यहाँ पे। अगर आप ऑर्थोट्रोपिक पे जाके क्रिएट करते हो तो ये ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल बनता है, ठीक है। तो अब आइसोट्रोपिक पे जैसे क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जाने के बाद आपसे पूछेगा सबसे पहले तो नाम बताइए, क्या वो इन चारों में से कोई टाइप है उसका या फिर कोई और टाइप है। तो आप यहाँ पे जैसे आपने मान लो दे दिया टिम्बर, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि भाई प्रॉपर्टीज बताओ टिम्बर की, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, थर्मल कोएफिशिएंट क्या होता है, डैम्पिंग मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टाइप ऑफ मटेरियल डिफाइन करो, तो मैंने यहाँ पे टिम्बर कर दिया। उसके बाद जाके ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूंगा यहाँ पे आप देखोगे आपका मटेरियल बन के आ चुका है। अभी ये मटेरियल किसी काम का नहीं है क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल जीरो जीरो रखी है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज ढूंढ के यहाँ पे एंटर कर पाते हैं तो आप कोई भी मटेरियल बना सकते हो, टिम्बर, वुड, ग्लास, सब कुछ, ठीक है। जितने तरीके के मटेरियल होते हैं आप सारे बना सकते हो। बताइए समझ गए आप कैसे क्रिएट होगा मटेरियल? और एक बार जब आपने क्रिएट कर दिया, ये सुनो मेरी बात, ये मटेरियल क्रिएट कर दिया, आप प्रॉपर्टी में जब जाएंगे और डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक और चीज मिलेगी टिम्बर नाम की, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बनाए हुए मटेरियल्स को भी डिफाइन करके असाइन कर सकते हैं। अभी मैं क्या करूंगा, वापस जाऊंगा मटेरियल में, यहाँ पे टिम्बर को जाके कर दूंगा डिलीट, कि किसी काम का नहीं है अभी ये। बताएं, इतना क्लियर हो गया सबको मटेरियल टैब कैसे करते हैं? हर जगह। बताइए सबको बताइए एक बार। स्टार्टिंग में मटेरियल चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो नीतीश जी। पहले जो असाइन किए तो फिर उसको चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप चेंज। आप अगर मटेरियल चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है डबल क्लिक। जब आप डबल क्लिक करोगे ना प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे आके आप दूसरा मटेरियल सेलेक्ट कर लो, तो आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा। फिर उसको नीचे जब चेंज करोगे, जैसे स्टील सेलेक्ट किया तो ये चेंज वाला ऑप्शन जो है आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको चेंज पे क्लिक करोगे आपका मटेरियल चेंज हो जाएगा। बताइए। अरे रुद्र जी, अरे 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 रुक जाओ भैया, रुक जाओ, इतना जल्दी भी कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जाना है रुद्र आपको? आरसीसी का डिजाइन होता है, ठीक है। ये अभी मैं कंक्रीट मटेरियल असाइन कर रहा हूँ, जब मैं एनालिसिस करके डिजाइनिंग में जाऊंगा ना तब ऑटोमेटिकली इसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी। समझे बात को? तब ऑटोमेटिकली इसके अंदर रीइंफोर्समेंट भी आ जाएगी, तब वो आरसीसी डिजाइन कंप्लीट होगा जाके। जो इस बात को मैं क्या कर रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं कर रहा हूँ डिजाइन, और जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे बताएगा कि भाई आप कैसे, मतलब कितना रीइंफोर्स यूज करते हैं, ठीक। क्रिएट एक बार और देखो वन सौरभ, मटेरियल्स यहाँ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आपके पास। मटेरियल्स में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट का। क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो टाइटल पूछेगा, तो आप नाम दे दो कुछ भी।
जैसे मैंने वुड दे दिया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज जो है आप वो यहाँ पे असाइन कर दो। ये सारी प्रॉपर्टीज आप कहाँ से निकाल के लाओगे? या तो आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे उसके ऊपर, वुड के ऊपर, या फिर आप क्या करोगे, गूगल खोल के वहां से डायरेक्टली ढूंढने की कोशिश करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ठीक है। टाइप ऑफ मटेरियल, अब देखो पिछली बार टिम्बर जो था वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे मैंने टिम्बर लिखा था, टिम्बर इसमें ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर आपको मटेरियल साइन करना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं वुड कर रहा हूँ तो वुड में नॉट स्पेसिफाइड कर दूंगा और उसके बाद जाके क्लिक कर दूंगा ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा वुड मटेरियल आ गया, ठीक है। इतना है। आप कनेक्शन, मतलब जो स्पीड आपका है, जिस जगह भी बैठे हो कोशिश करो, अगर वाईफाई से चला रहे हो तो वाईफाई से राउट, देखो क्या होता है, वाईफाई से अगर आप लोग चला रहे हो और वाईफाई का राउटर आपका चल रहा है 3 कमरे दूर, तो आप वापस उसके पास आके बैठो, क्योंकि सिग्नल स्ट्रेंथ जितनी जितनी दूर जाते होगे वीक होती जाती है, और सिग्नल स्ट्रेंथ वीक होती है तो स्पीड भी कम होती है। तौहीद जी, तौहीद अगर आप नहीं आ रहा है, आज क्या हो रहा है, ये सबका डिस्कनेक्शन हो रहा है। देखो तौहीद, अगर आपकी तरफ आवाज नहीं आ रही ना, एक ऑप्शन होता है उसमें कनेक्ट विद कंप्यूटर ऑडियो, शायद आपने वो सिलेक्ट ना किया हो, ठीक है। आप कनेक्ट विद कंप्यूटर ऑडियो करिए, मैं आपके लिए यहाँ पे मैसेज देता हूँ अगर आपको आवाज मेरी अभी भी नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत, लेकिन देखो कुछ लोग, देखो अगर एक भी आदमी को, कोई आपके बैच के अंदर एक भी ऐसा होगा या दो तीन ऐसे लोग हैं जिनको आवाज आ रही है, आ रही है ना बहुत, तौहीद जी, ठीक है। देखो जब भी आपको आती है ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, लैग हो रहा है, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि कोई लैग नहीं है, आवाज क्लियर है, तो आप क्या करो, एक बार मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, ठीक है। अभिनंदन, क्रिटिकल डैम्पिंग मैंने आपको बताया था। डैम्पिंग क्या होती है, मटेरियल जो है हमारा, भले ही वो कंक्रीट हो या स्टील हो, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो वाइब्रेशंस डेवलप हो रही है मेरे स्ट्रक्चर के अंदर, उनको वाइब्रेशंस को जल्दी जल्द रिड्यूस, जल्द से जल्द, वरना क्या होगा, अगर वो रिड्यूस नहीं करेगा वो स्ट्रक्चर के अंदर घूमती ही रहेंगी। उसकी वजह से जो मेरा मटेरियल है, जो मेरे कंपोनेंट्स है, उनका वियर एंड टियर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और वियर एंड टियर बढ़ गया तो जो डिजाइन लाइफ है वो कम हो जाएगी। डिजाइन लाइफ कम हो गई तो ये, अगर बिल्डिंग आपको बोला गया 100 साल के लिए डिजाइन करी गई है, वो 50 साल में भी गिर सकती है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे 50 साल में बिल्डिंग में बैठ के कि ये तो अभी चलो 50 साल हो रहे हैं, और एकदम से किसी दिन गिर जाए, ठीक है। तो ऐसे सिविल इंजीनियरिंग में मतलब गलतियां अलाउड होती नहीं है, ठीक है। तो हमको हर एक चीज को रीड करके आगे बढ़ना पड़ता है, इसलिए क्रिटिकल डैम्पिंग में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है, समझे। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैसे? अरे प्रॉपर्टी है वो तो मटेरियल की, उसको कैसे मतलब मैं आपको उसका फिनोमिना दिखा नहीं सकता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इंटरनल मटेरियल के अंदर जब कुछ जा रहा है, ठीक है, जैसे कंक्रीट मटेरियल है, आप समझो आपके सामने कंक्रीट का ब्लॉक रखो, आपने उसके अंदर, आपने उसके ऊपर एक ड्रिलिंग मशीन रख के वाइब्रेशन क्रिएट करी, ठीक है, और वाइब्रेशन थोड़ी देर में उसके अंदर से घूम फिर के गायब हो गई, तो अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है और फिजिकल रिएक्शन हो रहा है। किसके बीच में? वो वाइब्रेशन और जो अंदर के पार्टिकल्स हैं, कंक्रीट के पार्टिकल्स है ना अंदर के, उसके जो मतलब पार्टिकल समझ रहे हो, अंदर के एटम्स और ये सब होते हैं, केमिस्ट्री में आ रहे हो थोड़ा सा, अंदर के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे उन वाइब्रेशंस को रोकने की कोशिश करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसको मैं दिखा नहीं सकता आपको कैसे करती है, लेकिन प्रॉपर्टी की वजह से होती है। अरे मैंने जो अभी आपको बोला, आपने सुना वो, अभिनंदन जी, मैंने जो बात बोली आपको वो आपको सुनाई दी, तो फिर उसके बाद भी ये क्वेश्चन कैसे? मैंने जो बात बोली आपने उसी को दोबारा से पूछ लिया। मैंने आपसे बोला रिड्यूस करने का तरीका नहीं होता, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी ही है, केमिकल प्रॉपर्टी है वो उसकी, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसकी डैम्पिंग वैल्यू को और बढ़ा सकते हो ना। हाँ, ये जरूर है कि आप और कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज करके अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो वाइब्रेशन है उनको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने अगर मेट्रो स्टेशन देखे हो, जैसे अगर आप दिल्ली कभी आए हैं, दिल्ली कभी आए हो आप लोग, तो वहां पे मेट्रो स्टेशन में
तो पटरियां हैं, रेल ट्रैक जो है, उनके नीचे डैम्पनर्स लगा रखे हैं उन लोग। ठीक है, उनके नीचे उन्होंने डैम्पनर्स लगा रखे हैं ताकि जब मेट्रो निकले और वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट करेगी लाइव लोड मूव करने की वजह से, वो डैम्पनर्स वाइब्रेशंस को खत्म कर दें, ताकि जो कंक्रीट है आसपास सारा का सारा, ठीक है, उसमें वाइब्रेशंस में ना ज्यादा। तो ये तो एक्सटर्नल हो गया अभिनंदन, ये चीज हो गई एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मटीरियल कंक्रीट की। ठीक है, तो उसको मैं आपको, कोई तरीका नहीं है, वो होना ही है, वो बाई नेचर में वो चीज मटीरियल के। बताइए, आप समझे आप? शॉक एब्जॉर्बर जी होते हैं बिल्कुल। आइए, अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ना है हमें, और हमें पढ़ना है सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो सपोर्ट वाला जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक उसका पहलू समझाता जाऊंगा। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट आपको जनरल टैब के नीचे प्रॉपर्टी मिलेगी, स्पेसिफिकेशन मिलेगा, और अब यहाँ पे आपको मिलेगा सपोर्ट। तो आप क्लिक करते हैं सपोर्ट पे। सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड में आपके पास ये खुल के आता है डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे जो पहला सपोर्ट है, ये इसने ऐसे ही बना रखा है, जिसका नाम है नो सपोर्ट। आपको इसको छूने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऐसे ही बना रखा है, एक एनोटेशन दे रखा है, ये दिखाने के लिए है आपको कि बिल्डिंग के अंदर अभी एक भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप एडिट तो कर नहीं सकते हो, आप उसको क्रिएट ही कर सकते हो। तो आप जाओगे क्रिएट पे। जब आप क्रिएट पे जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, पिंच सपोर्ट है, और फिक्स बट या फिर एनफोर्स बट से आप बना सकते हो रोलर सपोर्ट। उसके बाद आपके पास एनफोर्स सपोर्ट है, जो कि सिमिलर एकदम फिक्स सपोर्ट की तरह। ठीक है, और आपके पास है मल्टीलीनियर स्प्रिंग, टेंशन कंप्रेशन स्प्रिंग, इंक्लाइन स्प्रिंग और फाउंडेशन। इनमें से हम जो करने वाले हैं वो है आपके बिल्कुल बेसिक वाले सपोर्ट, जो कि आपको जनरली ज्यादातर बिल्डिंग्स में मिलते हैं, जैसे कि फिक्स सपोर्ट हो गया, पिन सपोर्ट हो गया, और फिर रोलर सपोर्ट बनाएंगे हम या तो इसकी मदद से या फिर इसकी मदद से। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिक्स सपोर्ट और एनफोर्स सपोर्ट तो बिल्कुल सेम है, देख लो आप खुद ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं है, हम लोग प्रेफर करेंगे फिक्स सपोर्ट, क्योंकि एनफोर्स सपोर्ट जो इसमें दिया गया है उसका फंक्शन ये है कि जो इसमें रिएक्शन आता है ना, डेवलप जो होता है सपोर्ट के ऊपर, वो स्लाइटली रिस्ट्रेन्ड होता है। रिस्ट्रेन का मतलब है कि जितना रिएक्शन आना चाहिए फुल फ्लेजेड, उससे कम रिएक्शन आएगा। बात, ये जो आपके सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, आप जब आप यूज कहाँ करोगे, ये बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करते हैं बेसिकली। तो आप इनको यूज यहाँ नहीं करोगे, बीम्स के नीचे और कॉलम्स के बीच में यहाँ नहीं करोगे। या तो जब आपको बोला जाता है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम बनाओ, ठीक है, तब आप बीम के नीचे यूज कर सकते हो सिंपली सपोर्टेड बीम बनाने के लिए। समझे इस बात को? लेकिन आप क्या कर सकते हो, वरना वरना आप क्या कर सकते हो, अगर वैसा नहीं है, अगर आप फ्रेम बना रहे हो तो फ्रेम में तो बीम और कॉलम एक दूसरे के ऊपर रेस्ट करेंगे, या फिर उसके एक दूसरे के अंदर कास्टेड होंगे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट आपका जो मेन फंक्शन है सपोर्ट का पैड प्रो के अंदर, वो है आपका, ये देख रहे हैं नोड्स नीचे वाले, मैंने आपको बताया था ये जो होते हैं पेडेस्टल कॉलम्स होते हैं ये वाले। ठीक है, ये जो मैंने बताया था जो ग्राउंड फ्लोर के नीचे जा रहे हैं, वो आपके पेडेस्टल कॉलम्स हैं, जो फाउंडेशन से जाके कनेक्ट होते हैं और उस पर सारा लोड ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो पेडेस्टल कॉलम्स हैं, इनके नीचे आपका सपोर्ट्स आएंगे, और ये सपोर्ट अभी पैड प्रो के अंदर आपका एनालिसिस के टाइम तक एक्ट करेंगे फाउंडेशन की तरह। समझे इस बात को? ये आपके जो सपोर्ट्स हैं ये आपके फाउंडेशन की तरह एक्ट करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस इनको अप्लाई कर देना है, ऊपर से लोड लगाओगे, ये सपोर्ट्स तक जाएगा, सपोर्ट नीचे ट्रांसफर करेगा, और फिर वापस जो सॉइल है वो सपोर्ट के ऊपर वापस रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और ये आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा एनालिसिस के अंदर। उसके बाद जब हम लोग फाउंडेशन पार्ट पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद जब हम लोग फाउंडेशन पार्ट पे जाएंगे तो वहां पे आप जाके देखेंगे फाउंडेशन पार्ट के अंदर कि जो ये सपोर्ट जहां पे आपने लगाए हैं वहीं पे आपको फिर एक फाउंडेशन क्रिएट करनी पड़ेगी उसी जगह। ठीक है, वहां पे ये सपोर्ट जो है वो फाउंडेशन से रिप्लेस हो जाता है। बताइए, समझे इस बात को आप लोग? बताइए।
बताइए। रिपीट? अरे कोई बात नहीं, चलो आगे देखो आप लोग, रिपीट करने की कोई बात नहीं। ये तो बहुत ही जनरल चीज बताई थी मैंने आपको, अब आगे देखिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। अब हमको बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोड के बारे में बात करते हैं, आइए। बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। कोई बात नहीं, जो पिछली बातें अगर समझ में नहीं आई वो आगे आने वाली है आपको, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा जरा, आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या, जब तक मैं बना रहा हूँ, आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या फिक्स सपोर्ट को इसी तरीके से दिखाया जाता है? क्या आपने आज से पहले जिंदगी में फिक्स सपोर्ट जो आप लोग बुक्स में पढ़ते थे, तो क्या इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता था? जी, सब लोग अग्री कर रहे हैं इस बात से? चलिए बढ़िया। अब इस फिक्स सपोर्ट के साथ क्या है यहाँ पे, मान लो मैंने एक बीम लगा दी, या आप बीम लगा लो या कॉलम लगा लो, एक ही बात है, ठीक है। मैं यहाँ पे मान लो आपको एक बीम लगा के दिखा रहा हूँ, फिक्स सपोर्ट के साथ मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया एक बीम, ठीक है। अब आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बीम के ऊपर, देखो सारी बातें, पहली बात ध्यान से सुनो मेरी सारी की सारी, जो सारी बातें अब होने वाली हैं वो आपकी होने वाली है 3D में, ठीक है। सारी बातें 3D में होने वाली है। तो एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस में है, ठीक है। फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं आप लोग बता सकते हैं एक बार? जब हम 3D में काम कर रहे होते हैं तो कितनी तरीके की फोर्सेस जिनको हम काउंट मतलब एक्नॉलेज करते हैं, कितनी तरीके की फोर्सेस के रिलेशन में हम लोग काम करते हैं, बताइए बताइए। अच्छा, सिर्फ, अरे अरे, सिर्फ आप लोग, हाँ शिवम जी बहुत बढ़िया, ठीक है। सिर्फ एफ एक्स एफ वाई एफ जेड नहीं होगा, एम एक्स एम वाई एम जेड भी तो होगा, ठीक है। अगर मान लो आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस पर आपने लगाई इस डायरेक्शन में फोर्स, तो उसका नाम क्या होगा, एफ एक्स। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में स्लाइड करना लगेगा। सिमिलरली अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एफ वाई। और सिमिलरली ये नीचे की डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। अगर आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इसका नाम क्या होगा, एफ जेड। और सिमिलरली ये जेड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो ये तीन जो फोर्सेज होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल फोर्स। तो ये तो आपको मूव कराती है। फिर आती है आपकी रोटेशनल फोर्सेस। अगर आप इस बॉक्स पे रोटेशनल फोर्स लगाओगे ऐसे, क्या होगा, ये जेड डायरेक्शन में रोटेट करने लगेगा, ठीक है। फिर अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे लगाओगे, समझ रहे हो, ऐसे इधर से धक्का दे रहे हो, सामने की तरफ से धक्का दे रहे हो, तो ये एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करने लग जाएगी। और अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो वैसे, तो ये वाई डायरेक्शन के लॉन्ग गोल घूमना। तो क्या हो गई, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड और एम एक्स एम वाई और एम जेड, ठीक है। टोटल कितनी फोर्सेज हुई बताइए यार? टोटल फोर्सेज कितनी हुई, 6 हुई, ठीक है। तो जब 3D में बात करते हैं मेरे पास ये 6 फोर्सेज होती हैं, और यही 6 फोर्सेज मेरे लिए एक टर्म डिफाइन करती हैं जिनका नाम होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताइए बताइए, डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम सुना है? नाम सुना है डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम का टर्म, ठीक है। ये 6 फोर्सेज ही जो है मेरी, यही 6 फोर्सेज 6 डायरेक्शन को डिफाइन करती हैं जिनमें मूवमेंट हो सकता है, और इनको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है, आजादी। आजादी का मतलब क्या होगा कि ये जो मेरी बीम है, अभी देखो अब जो भी बातें होंगी ना वो सपोर्ट के रिगार्डिंग होंगी, फ्री एंड के लिए कोई बातें नहीं होंगी, फ्री एंड से रिलेटेड कोई बातें नहीं है, जहां पे सपोर्टेड है बीम उधर से बातें होंगी, ठीक है। तो अगर मेरी बीम यहाँ पे फिक्स सपोर्ट से जुड़ी हुई है, तो इस एंड पे इन 6 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स काम कर सकती है, बताओ। इन 6 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स अप्लाई हो सकती है, बताएं।
शिवम, मैंने बोला अप्लाई हो गए, किन की वैल्यूएशन रहेगी, किन का कुछ मैग्नीट्यूड रहेगा, या फिर कोई इफेक्ट कॉज कर पाएंगी वो? कोई भी नहीं, ठीक है, कोई भी नहीं कर पाएंगी। सुमन जी बहुत बढ़िया। तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना क्या हो गया मेरे को, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे फिक्स्ड है वहां पे मेरे को कोई भी फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम नहीं है, ठीक है। फ्रीडम नहीं है इसका मतलब क्या हो गया कि फ्रीडम मेरी जीरो हो गई, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, कहीं भी मूव नहीं कर सकता। समझ गए? समझे इस बात को? बताइए, सब लोग समझ गए? सब लोग जवाब दीजिए, इनके अलावा तो बार बार कुछ कॉमन स्टूडेंट्स ही दिखते हैं जो जवाब देते हैं यहाँ पे, उसके अलावा कई सारे तो जवाब भी नहीं देते 50 में से। चलिए, अब आते हैं स्टैट प्रो पे। यहाँ पे जब मैंने क्रिएट सपोर्ट का टैब खोला था, सबसे पहले आपको दिखाया था फिक्स सपोर्ट। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि एक टर्म लिखा हुआ है रिस्ट्रेंट। मुझे आप लोग ये बताइए कि रिस्ट्रेंट फ्रीडम वर्ड का पर्यायवाची है कि विलोप शब्द है? मतलब क्या वो उसका सिनोनिम है या एंटोनिम है? सब लोग बताइए, एंटोनिम है, विलोम है, ठीक है, मतलब ऑपोजिट मतलब हुआ उसका। तो अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रिस्ट्रेंट वर्ड के आगे 6 की 6 डायरेक्शन में टिक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ना ये एक्स में मूव कर सकता है, ना वाई में कर सकता है, ना जेड में कर सकता है, ना रोटेट कर सकता है एक्स के लॉन्ग, ना वाई के लॉन्ग, ना जेड के लॉन्ग। यहाँ रिस्ट्रेंट लिखा है, इस बात पे ध्यान दीजिए। मैंने जो डिस्कस किया था वो किया था आपसे फ्रीडम, तो फ्रीडम अगर जीरो है तो रिस्ट्रेंट की वैल्यू जो है वो मेरी हो गई 6। समझे इस बात को? ये बात सबको समझ में आ गई? बताइए, सबको सिंपल है? मजा आ रहा है इसको समझने में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये बनता किस तरीके से, ठीक है, फिक्स सपोर्ट को बनाते कैसे हैं। ध्यान से देखिए, जब आप फिक्स सपोर्ट पे हो यहाँ पे आप इनमें से किसी भी बॉक्स के अंदर टिक नहीं कर सकते, ये सारे आपके लिए ऑफ है, ये पहले से डिफाइंड है। आप जाएंगे यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे, जहां भी आपको कोई नई चीज दिखती है ऐड को ढूंढिए, ऐड क्लिक किया तो आपका यहाँ पे सपोर्ट आ गया, देखो क्या आपका फिक्स सपोर्ट आ गया यहाँ पे। आप इस सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और आप जिस भी नोड के ऊपर लगाना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप सबके ऊपर लगाना चाहते हैं तो ऐसे फ्रंट व्यू में जाओ, यहाँ से फ्रंट व्यू में जाके एक करो सिलेक्ट, ये हो जाएंगे आपके चारों के चारों सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे जाके क्या क्लिक करोगे आप, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, ठीक है। क्या सिलेक्ट करेंगे आप, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स ऑप्शन, और क्लिक करेंगे असाइन पे और यस कर देंगे, तो आपका फिक्स सपोर्ट इन चारों नोड्स के ऊपर लग जाए, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हटा रहा हूँ इनसे, मैं सिर्फ इन 3 पे चाहता हूँ, सॉरी मैं एक पे चाहता हूँ, क्योंकि बाकी तीनों पे मैं अलग अलग सपोर्ट लगा के दिखाने वाला हूँ आप लोगों को भी कैसे दिखते हैं और क्या होता है, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से अप्लाई करना है, बताइए। ये सबको समझ में आ गया किस तरीके से अप्लाई होगा? बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, फिर से सुनिए सब लोग। अगले सपोर्ट पे जाते हैं जिसका नाम है, मतलब क्रिएट पे क्लिक करते हैं फिर से। अब अगला सपोर्ट बनाना है आपको तो क्रिएट पे क्लिक करो। तो आप क्रिएट पे गए, तो आपको यहाँ पे अगला जो सपोर्ट है वो बनाना है पिंड सपोर्ट। ये देख रहे हैं आप लोग पिंड, इस पे क्लिक करने से पहले हम कुछ बातें डिस्कस करके आइए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि जो मैं बना रहा हूँ, क्या पिंड सपोर्ट को उसी तरीके से दर्शाया जाता है? बस सर्कल नहीं बन पा रहा है यहाँ पे, आप इसको इमेजिन कर लो, ठीक है। बताइए, बताइए। अब आप लोग ये बताइए पिंड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, पिंड का मतलब क्या है? ये जो चीज है ये क्या है? ये जो आपको गोला दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है ये चीज? हिंज, ठीक है, ये हमारी हिंज है। और हिंज का हम फंक्शन जानते हैं कि वो बेंडिंग मोमेंट को कर देता है जी, मतलब सिर्फ रोटेशनल मिलेगी वहां, ठीक है। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि ये नीचे से फिक्स्ड है और ये ऊपर यहाँ पे पिंड है, तो मेरा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसका
तो क्या होगा, पहले तो नंबर बताओ और कौन कौन सी डायरेक्शन होंगी वो साथ में लिख के भेजो, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। एम एक्स एम वाई एम जेड में सिर्फ मूवमेंट अलाउड होगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरी हो जाएगी 3। तो अगर समझ में ना आया हो तो वो ये चीज पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, किसी को अगर समझ में ना आया तो वो पूछ सकता है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से फिक्स्ड है तो आप इसको कहीं भी फोर्स लगाओगे, ऐसा, ऐसा, या फिर ऐसा, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। लेकिन जब आप इस पर रोटेशनल फोर्सेस लगाओगे, ऐसा, ऐसा, ठीक है, ये हो गई जेड, और एक्स के अलॉन्ग हो जाएगा ऐसा, ठीक है, तो रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया मेरा वो हो गया 3। बताइए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको क्लियर ना हो, बताइए, आराम से बताइए, बिना शर्माए बताइए। हाँ जी, रोटेट करेगा, बिल्कुल रोटेट करेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो अगर अब इसको स्टैड में देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे आप जाओगे पिन सपोर्ट के ऊपर। जब आप पिन सपोर्ट के ऊपर आ रहे हो तो आप देख रहे हो रिस्ट्रेंट नाम फिर से लिखा हुआ है, और इन तीनों की तीनों डायरेक्शन में रिस्ट्रेंट है, मतलब कि ना एफ एक्स, ना एफ वाई, ना एफ जेड, सिर्फ मूव करेगा एम एक्स, एम वाई और एम जेड की। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, फिर से आप क्लिक नहीं कर सकते। यहाँ पे जाके आप जाएंगे और ऐड पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे जाएंगे और आप करेंगे ऐड पे क्लिक, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका सपोर्ट 3 बना हुआ आ गया। आप करेंगे इसको सिलेक्ट। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो नोड्स को, मतलब जब भी आप सपोर्ट पे क्लिक करोगे ना, आप देखोगे आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिकली नोड कर्सर बन जाता है हमेशा। आप अगर बीम कर्सर लेके भी काम कर रहे होगे, उसके बाद जब आप सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपका जो कर्सर है वो नोड कर्सर बन जाएगा। अगर नहीं बना है तो आप क्या करिए, यहाँ से को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अपने नोड को सिलेक्ट करिए, असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स ऑप्शन है, असाइन पे क्लिक करिए, आपका पिन सपोर्ट बन चुका है। ठीक है, ये देखिए पिन सपोर्ट है, हिंज भी दिख रहा है और नीचे से फिक्स। क्या ये तरीका आपको समझ में आ गया, असाइन कैसे होगा, बनेगा कैसे और असाइन कैसे होगा, ये समझ में आया सबको। ऐड करने के बाद असाइन करना था जी। ऐड करने के बाद ही असाइन किया है मैंने। मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे गया, ऐड क्लिक किया, ऐड करने के बाद वो बाहर आ जाता है। आप उसको सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद अपना नोड सिलेक्ट करिए और उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स वाला ऑप्शन जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे और असाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका असाइन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़िया। 3D नहीं, उसको बोलते हैं रेंडर्ड व्यू। 3D भी तो आप देख रहे हैं शशांक, 3D पे आप अभी देख रहे हैं इसको, 3D व्यू ही है आपका, आप बोलेंगे उसको रेंडर्ड व्यू। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपको ये चीजें रेंडर्ड व्यू में दिखाएगा तो आप लोगों की चीजें गलत है। रेंडर्ड व्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही दिखाएगा जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके अंदर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, रेंडर्ड व्यू सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स का होता है, चीजों का नहीं होता जो आपकी सॉइल के नीचे और ये सब चीजें। मतलब बेसिकली ना आपको सपोर्ट्स दिखेंगे, ना फाउंडेशन दिखेगी, और ना ही आपको लोड्स दिखेंगे, जब आप लोड लगा रहे होंगे वो भी नहीं दिखेंगे। बताइए, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, अब अगला सपोर्ट पे आते हैं। तो जो अगला सपोर्ट है मेरा वो कहलाता है रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही बना रहा हूँ। और इसके नीचे, सॉरी, इतना मेहनत क्या करना है यार। ये आपके रोलर है और इसके नीचे ये आपका है फिक्स्ड, और यहाँ पे आती है आपकी हिंज, यहाँ पे हिंज आएगी। बताइए, क्या मैंने रोलर सपोर्ट को सही बनाया है, बोलिए। यहाँ पे हिंज है ऊपर, फिर नीचे रोलर सपोर्ट है, उसके नीचे फिक्स्ड है।
ऐसा ही होता है ना। तो सबसे पहले आप बिना किसी देरी के मुझे बता दीजिए कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और कौन कौन सी डायरेक्शन में होती है, बताइए। बताइए कौन कौन सी डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन के नाम भी बता दो नीतीश कुमार जी। सुमन सौरभ, अभिषेक कुमार रंजन, डायरेक्शंस के वो भी बता दो, एनोटेशन क्यों छुपा रहे हो आप लोग। सुमन सौरभ गलत। ऊपर बता रहा है उसका आंसर ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा मैं। डायरेक्शन के साथ बताओ। निशांत कुमार पटेल गलत। नेहा गलत। नीतीश कुमार सही जवाब। राहुल कुमार गलत। अभिनंदन कुमार गलत। मनीषा बिल्कुल सही। कित जी गलत जवाब। मुकुल राजन गलत जवाब। सोनम, आपने लिखा 5 है लेकिन मेंशन 4 ही किए हैं, गलत। ठीक है। मोहम्मद मिनाज खान सही। शिवम गलत। रॉबिन सिंह, रॉबिन कुमार बिल्कुल सही। ठीक है चलिए हो गया। आदर्श, आदर्श सही जवाब। ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या क्या होती है, देखिए ध्यान से। 5 होती है, पहली बात तो सही आंसर। कौन कौन सी होती है? ये जो आप रोलर देख रहे हैं ना यहाँ पे, जिन लोगों ने 4 बोला मैं समझ गया क्यों गलती करी आपने। ये जो आप रोलर देख रहे हैं यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे ये रोलर जो है मेरे वो है ट्रक के टायर जैसे रोलर। जी नहीं, ये एक स्फेरिकल बॉल जैसे रोलर है, ये स्फेयर है, स्फेयर। ठीक है। जैसी बॉल होती है ना वैसे वैसे रोलर है, जो कि आपके एक्स डायरेक्शन में भी रोल कर सकते हैं और आपके जेड डायरेक्शन में भी रोल कर सकते हैं। समझे बात को। तो मूवमेंट अगर आएगी, पहली बात तो फ्री मूवमेंट नहीं होगी, वो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगी। जहां तक आपका ये फिक्स सपोर्ट अलाउ करेगा उधर तक ही मूव हो पाएगा। ठीक है, लेकिन तब भी क्योंकि हो रही है इसलिए मैं एफ एक्स और एफ जेड दोनों मान लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हिंज है तो रोटेशन तो तीनों डायरेक्शन में होगी होगी। समझ गए। क्योंकि हिंज है तो रोटेशन तो तीनों डायरेक्शन में होगी ही होगी। बताइए क्लियर है सबको। तो अब देखिए फिर ये बनता कैसे है। आप जाएंगे स्टैट प्रो में, यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे, इसका नाम है फिक्स बट। नहीं, यहाँ से नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे एनफोर्स। सॉरी, आप यहाँ से नहीं बनाएंगे, एनफोर्स बट से। ठीक है। आप बनाएंगे एनफोर्स बट्स ऑफ। देखिएगा ध्यान से। तो एनफोर्स बट में जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे इस बार क्या लिखा हुआ है, रिलीज। तो रिलीज जो है, रिलीज वर्ड का मतलब क्या फ्रीडम का पर्यायवाची है या विलोम शब्द है, एंटोनिम और सिनोनिम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जिस जिसके आगे टिक लगाओगे, आप जिस जिसके आगे टिक लगाओगे उस डायरेक्शन में रिलीज हो जाएगा, डायरेक्शन में फ्री हो जाएगा। मैं कौन कौन सी डायरेक्शन में चाहता हूँ मूवमेंट, एफ एक्स एफ जेड एम एक्स एम वाई एम जेड। आप चाहो तो यहाँ से फिक्स सपोर्ट भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से पिन सपोर्ट भी बना सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ से हम बना ही रहे रोलर सपोर्ट। ठीक है। इन डायरेक्शन में रिलीज कर दिया और एफ आई में टिक ना लगा के मैंने उसको रिस्टेन कर दिया, और यहाँ पे जाने के बाद क्लिक किया ऐड के ऊपर। जब मैंने ऐड पे किया तो आपका सपोर्ट आ गया। अब देखो इसके सामने क्वेश्चन मार्क आता है। अभी कई बैचेस में मुझे स्टूडेंट ने बोला है सर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, वो हमारा सपोर्ट क्रिएट नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, आपका सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से ही दिखाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है अपने नोट के ऊपर, और असाइन टू सिलेक्टेड नोट जो ऑप्शन है उस पे जाके असाइन पे क्लिक करना है, और आप देखेंगे कि आपका सपोर्ट है वो आ चुका है। यहाँ पे इस तरीके से दिखाता है रोलर सपोर्ट को स्टैट प्रो। बताएं। अरे अभी तक सिनोनिम ही चल रहा है, मैंने यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। बताइए क्लियर। ये क्लियर है सबको, कैसे अप्लाई होगा, कैसे क्रिएट होगा और कैसे अप्लाई होगा। सबको क्लियर है ना। एनफोर्स बट से किया है मैंने। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब एक आखिरी सपोर्ट और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है।
तो उसके लिए पहले जान लेते हैं उस सपोर्ट का जो टाइप होता है, फिक्स्ड बट विद मल्टीलिनियर स्प्रिंग। तो फिक्स बट जो आपका स्प्रिंग सपोर्ट होता है, मतलब स्प्रिंग होता है, वो जनरली जब दिया जाएगा वो आपको दिया ही जाएगा किसके साथ, स्प्रिंग के साथ, ठीक है। और स्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ फिक्स के साथ। देखिए, ये मेरी बीम है जिसकी मेन पोजीशन जो है वो है ये। मेन पोजीशन समझते हैं आप लोग कि बीम की जो ओवरऑल ओवरऑल लेंथ का सेंटर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है। और मैं चाहता हूं यहां से एक फोर्स लगाना। अब आप लोग ये सोचिए कि अगर ये स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं 5 किलो न्यूटन पर मीटर, अगर ये फोर्स यहाँ से आती और ये स्प्रिंग यहाँ पे ना होता, ये बीम डायरेक्टली इस फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच होती, तो क्या ये बीम कहीं भी मूव कर पाती? क्या ये बीम कहीं भी मूव कर पाती? नहीं कर पाती। तो उसकी वजह से क्या होता कि अगर मेरा ये फोर्स बार 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 आता रहता ओवर द टाइम, ठीक है, और कभी मान लो वो किसी कॉम्बिनेशन में आ गया, मान लो अर्थक्वेक आ रहा है उसी टाइम पे ये फोर्स आ गया, ठीक है, या फिर मान लो कोई और प्रॉब्लम आ रही है, विंड लोड चल रहे हैं बहुत जोर से और उसके उसी वक्त ये फोर्स आ गया, तो चांसेस रहते हैं, क्योंकि चांसेस रहते हैं कि ये बीम जो कि डायरेक्टली फिक्स सपोर्ट से जुड़ी हुई है, तो उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी स्टिफनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो स्टिफनेस जब इतनी ज्यादा हो जाती है तो चांसेस हो जाते हैं कि जब इतने सारे लोड के कॉम्बिनेशन एक साथ मेरे एक ही कंपोनेंट के ऊपर आ जाए कि वो क्रैक कर जाए और वो फेल कर जाए। ये बढ़ जाते हैं कि वो क्रैक कर सकता है और वो फेल भी हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने बोला कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे फिक्स रहने देते हैं, उसके बाद एक स्प्रिंग प्रोवाइड कर देते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के, उसकी वैल्यू हम ये दे देते हैं 5। उसका मतलब क्या होता है कि जब आप फोर्स लगाओगे इसमें, ठीक है, जितनी फोर्स ये दे सकता था बीम, जितनी फोर्स के लिए डिजाइन थी जहां तक क्रैक नहीं करती, उससे अगर उस फोर्स से अगर 5 किलो न्यूटन पर मीटर तक की फोर्स और ऊपर लग गई, मतलब एक तरीके से टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे हम लोगों ने इंटरसेक्शन में देखा था ना टॉलरेंस, इसी तरीके से आप टॉलरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, लोड जब लगाते हैं उसको 1.5 1.7 इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि एक्स्ट्रा लोड के लिए डिजाइन हो जाए। सेम चीज वही हो रही है कि अगर इस बीम जितना ये लोड झेल सकती थी उससे ज्यादा 5 किलो न्यूटन पर मीटर तक का भी लोड आ जाए, तो ये जो स्प्रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट होके इस बीम को थोड़ा सा हल्का सा, बहुत हल्का, मतलब मिलीमीटर में भी बहुत कम वैल्यू मूव करने की वो दे देता है। उससे क्या होता है, जो रिजिडिटी या फिर स्टिफनेस होती है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके क्रैक्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे फोर्स आया तो ये बीम अगर मेरी मूव कर गई, मान लो कि मेरा स्प्रिंग थोड़ा कंप्रेस हो गया, ठीक है, इस तरीके से कंप्रेस हो गया मेरा स्प्रिंग, उसके बाद मेरी जो बीम है वो इधर कहीं आ गई, ठीक है। तो मान लो अब ये मीन पोजीशन ये थी, अब मेरी मीन पोजीशन ये हो गई, तो टोटल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट होता है वो यहाँ से होता है इतना, और ये बहुत ही माइन्यूट वैल्यू करनी होती है, अगर ज्यादा वैल्यू आती है नुकसान है हमारा, ठीक है। बहुत ही माइन्यूट, मतलब ये लगा लो आप, अगर एमएम में भी होगी तो 0.005 mm ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इससे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, इसी को हम बोलते हैं फिक्स्ड बट विद मल्टीलीनियर स्प्रिंग। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे क्रिएट के ऊपर, यहाँ पे आप गए फिक्स बट, अब यहाँ से आप, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिलीज कहाँ कहाँ पे करना चाहते हो। मैं तो भाई इसको कहीं भी रिलीज नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि मैं इसको फिक्स सपोर्ट बनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहीं भी रिलीज नहीं किया, मतलब सारी डायरेक्शन में रिस्ट्रेन कर दिया, और उसके बाद स्प्रिंग की जो वैल्यू है आप कौन सी डायरेक्शन में देना चाहते हो, आप ट्रांसलेशन में देना चाहते हो या मूवमेंट में देना चाहते
मैं अभी फिलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे ट्रांसलेशन में देना चाहता हूँ, और ये वैल्यू आप पॉजिटिव में डालेंगे। जितना भी डालो, आप 5 डालो, 10 डालो, आपकी मर्जी है वो, लेकिन ये असली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड रहेंगी और उसके हिसाब से ही करो। तो यहाँ पे आपने मान लो 5 किलोमीटर पर, ठीक है, आपने क्या कर दिया यहाँ पे 5 किलोमीटर पर मीटर कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया ऐड पे। तो आपका सपोर्ट आ गया। ये सपोर्ट आपको असाइन करना है, यहाँ पे असाइन टू सिलेक्टेड नोड करके असाइन करके यस कर दिया। तो आप देखो क्या हो रहा है। ये है मेरी जेड एक्सिस, यहाँ पे फिक्स्ड है, वाई एक्सिस यहाँ पे फिक्स्ड है, लेकिन एक्स एक्सिस जहाँ पे मैंने स्प्रिंग प्रोवाइड किया था वहां पे पीछे फिक्स्ड है, लेकिन बीच में एक स्प्रिंग भी है, तो थोड़ा सा अगर डिफ्लेक्शन हो वो यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो, कितना मैंने आपको बताया, 5 किलोमीटर जितना ये खेल सकता है उतना तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा अगर 5 किलोमीटर उससे ऊपर भी आ गया पर मीटर पे, ठीक है, फोर्स आ गया, तो ये उसको अपने आप के ऊपर लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। बताइए, क्या ये बात आप सभी लोगों को समझ में आई? तौहीद जी, रिलीज में कुछ नहीं किया था। रिलीज में यहाँ पे, रिलीज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था ना, रिलीज का मतलब होता है फ्रीडम। तो आप जितनी डायरेक्शन में उसको फ्रीडम प्रोवाइड करना चाहते हो उतने पे आप टिक लगा दोगे। अगर आप रिस्ट्रेंट रखना चाहते हैं तो इसको अनटिक करके ही आगे बढ़े। समझ गए? ये वाला भी आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे, फिक्र करने की बात नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आप ज्यादा यूज नहीं करेंगे। तब अनटिल अनलेस आप किसी आगे जाके अनटिल अनलेस आप आगे जाके किसी उसमें ही कर रहे हो, मतलब कंपनी में काम कर रहे हो और वहां पे आपको एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सा प्रोजेक्ट आया, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप लोग सोचते हैं ऐसा कब होता है, ऐसा होता भी है कि नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक काम करो, नहीं भाई, आप लोगों ने, सब लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में तो सुना ही होगा। बताइए, बुर्ज खलीफा का नाम सुना है? सुना है ना? तो बुर्ज खलीफा कौन सी जगह पे है, कहाँ है? दुबई में। उसकी हाइट क्या है बुर्ज खलीफा बिल्डिंग की? बुर्ज खलीफा बिल्डिंग जो है उसकी हाइट क्या है? 100 नहीं है, 160, 850+ मीटर्स के आसपास उसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली। उसकी हाइट जो है 800+ मीटर है। ठीक है, 850+मीटर, फीट नहीं है चंदन जी, मीटर्स में हाइट है। ठीक है, तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हो कितना है, लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास उसकी हाइट है। तो कितनी ज्यादा है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये बात तो पढ़ी ही होगी और सुनी भी होगी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हमारी जो विंड फोर्स होती है, विंड की जो फोर्स होती है वो बढ़ती जाती है, बढ़ती है। जितना ऊपर जाओगे विंड फोर्स उतनी ज्यादा एक्ट करती है। ठीक है, अब एक ऐसी बिल्डिंग जो कि इतनी नायाब है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, उसका सेल्फ वेट एक तो इतना ज्यादा। दूसरी बात, दुबई की सॉइल किस टाइप की है, बताइए? दुबई की सॉइल किस टाइप की है? सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल की प्लास्टिसिटी कैसी होती है? सैंडी सॉइल की प्लास्टिसिटी, आप लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ा होगा, प्लास्टिसिटी इंडेक्स पढ़ा होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो कोहेजन को डिफाइन करता है। कोहेजन क्या होता है? सॉइल का अपने पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट। ठीक है, वो जीरो ही है, तो प्लास्टिसिटी भी जीरो होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहो तो उसको किसी, प्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि आप उसको किसी और फॉर्म में ढाल नहीं सकते। ठीक है, तो कोहेजन नहीं होता एंड में। ना उसमें कोहेजन है ना एडेशन है। एडेशन क्या होता है, दूसरे पार्टिकल्स या दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में उसका जो अट्रैक्शन होता है फोर्स, वो भी जीरो। अब आप ये बताओ, जब इतनी ऊंची बिल्डिंग है जिसमें ऊपर की तरफ को विंड फोर्सेस बहुत ज्यादा आने वाली है,
और उसका बिल्डिंग का वेट इतना ज्यादा है, उसका डिजाइन अलग तरीके का है, ठीक है। तो ऐसे केस में सैंडी सॉइल के ऊपर किस तरीके की फाउंडेशन दे सकते हैं हम लोग? कौन सी फाउंडेशन आपको लगता है कि दी गई होगी? बताएं। फाउंडेशन, ठीक है। पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करी उन लोगों ने कुछ इस तरीके से, पाइल को हार्ड स्टार्टर तक ले जाके कोर कर दिया, ठीक है। बहुत डीप हार्ड स्टार्टर वहां पे बहुत डीप जाके मिलता है, क्योंकि पाइल को अगर आप सैंड में डाल दोगे कोई फायदा नहीं है, उसको हार्ड स्टार्टर तक ले आना पड़ता है जहाँ पे हार्ड रॉक्स मिलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब उन्होंने पाइल फाउंडेशन डाल दी तो पाइल फाउंडेशन की वजह से जो मेरी स्टिफनेस और रिजिडिटी है वो बढ़ गई बहुत ज्यादा, वो इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। बिल्डिंग एक तो बहुत ऊंची, ऊपर से आपके पास जो यहाँ पे विंड की फोर्सेज आ रही हैं, विंड यहाँ पे लगभग लगभग लगा लो एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको हिट कर रही है बार बार, ठीक है। तो जब इतनी ज्यादा स्पीड है और बिल्डिंग की रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, स्टिफनेस बहुत ज्यादा है पाइल फाउंडेशन की वजह से, चांसेस क्या हो सकते हैं कि बिल्डिंग के जो ऊपर के पोर्शन हैं बहुत ही ऊंचाई वाले, वहां पे फसाड में क्रैक्स आ सकते हैं, फसाड टूट सकता है, या फिर बीम्स और कॉलम्स में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, अल्टीमेटली बिल्डिंग फेलियर का वो कारण बन जाएगी, ठीक है। बाकी चीजों में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने बिल्डिंग डिजाइन करी थी, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग इसके साथ साथ पाइल फाउंडेशन के साथ साथ रोलर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो कैसा रहता है, ठीक है। शैलो लेवल्स पे, मतलब इतना डीप ना जाके शैलो लेवल्स पे ही उन्होंने रोलर सपोर्ट को प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। शैलो लेवल्स पे उन्होंने रोलर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए इसके साथ साथ अलग अलग जगहों पे। उससे क्या हुआ कि जब इतनी ज्यादा स्टिफनेस थी, रोलर सपोर्ट की वजह से, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, मूवमेंट रहता है रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करके जब भी इतने ज्यादा लोड्स आए, उस रोलर सपोर्ट ने उन लोड्स को कर दिया ट्रांसफर बहुत प्यार से, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी बिल्डिंग की, ठीक है। लेकिन वो फील भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि फील होगा आपको इधर उधर बिल्डिंग हिल रही ना, वो आपको रोलर सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने में ही काम आए। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दी, हमारी ऊपर की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ज्यादा स्टिफनेस भी नहीं रही, और नीचे जो पाइल फाउंडेशन थी वो तो थी अपनी जगह, ठीक है। तो ये हिसाब किताब था, मतलब ऐसे ऐसे आपको इनोवेशन करने पड़ते हैं जब आप प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, और वो भी अलग अलग तरीकों के बिल्कुल नए, ठीक है। बताइए, फालतू के सपोर्ट मैंने लगाए हैं अभी 99% ऑफ द टाइम मैं फिक्स सपोर्ट को यूज करता हूँ जनरल बिल्डिंग में। मैं इनको सिलेक्ट करके कर देता हूँ डिलीट, सिर्फ बताने के लिए था वो, ठीक है। ये सिलेक्ट है, डिलीट करा, चले गए। अब जो ये वाला है मैं बाकी तीन पे भी करना चाहता हूँ तो उनको सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, असाइन, यस, फिक्स सपोर्ट लग गए चारों, ठीक है। अब इसके अंदर क्रिएट में यहाँ पे आप जब जाओगे ना, एक होता है आपका फिक्स, नाम बताने थे उनके, फिक्स सपोर्ट, एक होता है पिंड सपोर्ट, एक होता है फिक्स बट जिससे आप फिक्स विद मल्टीलीनियर स्प्रिंग बना सकते हैं, ठीक है। फिक्स सपोर्ट विद मल्टीलीनियर। एक होता है इनफोर्स, तो इनफोर्स और फिक्स सेम है। फिर होता है इनफोर्स बट जिसमें आप बना सकते हो अपना रोलर सपोर्ट, ठीक है। तो ये है उसके नाम जो आप पूछ रहे हैं उसके। अब बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ। इसका नाम है लोड्स एंड डेफिनेशन, ठीक है। अगले टॉपिक का नाम है आपका लोड्स एंड डेफिनेशन। तो जरा ध्यान दीजिएगा। लोड्स एंड डेफिनेशन जनरल टैब के अंदर आपको मिलता है, जनरल टैब नहीं, यहीं इसी टैब के अंदर आपको लोड्स एंड डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। जब आप करते हो, और सुनो मेरी बात ध्यान से, जिस पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप लोग भी उस पैटर्न में आगे बढ़िएगा, वरना एरर दिखा देता है फाइल में एनालिसिस करने के बाद। सबसे पहले आप मॉडलिंग करते हैं, मॉडलिंग के बाद आप प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज के बाद आप सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट्स के बाद आप क्या करते हैं, लोड्स एंड डेफिनेशन। अब देखिए, लोड्स एंड हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि लोड्स होते किस किस तरीके के हैं, कितने तरीके के लोड होते हैं, आपने क्या क्या सुना है, ये बताइए, बताएं। कितने तरीके के आप लोगों ने लोड सुने हैं, बताइए। अरे नंबर्स नहीं, नाम बताओ थोड़े यार,
थोड़े से नाम बताइए। ना 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 ना, हाँ ये पूछ रहा हूँ आदर्श जी, जो आप बता रहे हो ना ये पूछ रहा हूँ। यूडीएल यूपीएल वो तो टाइप ऑफ लोड अंदर जाके नहीं, लोड्स के भी वो होते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, सीस्मिक लोड्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, तो अब यही लोड्स हमें एक एक करके सारे जानने हैं। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि डेड लोड और लाइव लोड में फर्क क्या होता है। सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, डेड लोड और लाइव लोड में फर्क क्या होता है, क्योंकि सबसे प्राइमरी लोड्स हमारे डेड और लाइव होते हैं। बताएं। मूविंग होता है लाइव, और स्ट्रक्चर का जो लोड होता है खुद का वो होता है डेड। अच्छा, ऑब्जेक्ट मूव ना करे तो डेड। चलिए ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों ने बोला डेड लोड जो मूव ना करे, ठीक है। मूव तो मेरे घर के अंदर का रखा हुआ फर्नीचर भी नहीं करता, तो वो मैं किसके अंदर लूंगा, डेड के अंदर कि लाइफ के अंदर। जब वो मूव ही नहीं कर रहा, आप लोग बोल रहे हो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बोला कि मूव करते हुए को लाइव लेते हैं। फर्नीचर तो मूव ही नहीं करता फिक्स। देखो मेरी बात सुनो, आप लोग अपने घर में अपना डबल बेड देखिए, अपना वो केस देखिए जिसके ऊपर टीवी लगा हुआ है। चेंज हो सकता है कि बात अलग है, सुमन सौरभ जी। आप मुझे ये बताओ, आप अपने बेड की पोजीशन कितनी बार चेंज करते हो एक साल के अंदर, या एक महीने के अंदर भी ले लो। आप अपने डाइनिंग टेबल की कितनी बार चेंज करते हैं, नहीं करते ना। ठीक, वही मैं कह रहा हूँ। अभी जिस टेबल पे मैं आपको बैठ के बढ़ा रहा हूँ, ये पिछले 10 साल से एक ही जगह पे रखी हुई है। ठीक है, तो आपको ये डिपेंड करता है कि भाई वो लोड कितने टाइम से मूव किया है कि नहीं किया है, वो उसके बाद आप देखेंगे किसके अंदर आप उसको कंसिडर करोगे। ठीक है, वैसे डेड लोड को अगर आप डिफाइन करें तो डेड लोड जो होता है, मेरा स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है उसके कंपोनेंट्स का सेल्फ वेट होता है। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या है मेरे, ये मेरी बीम है, ये कॉलम है, और अगर वॉल्स होती, अगर स्लैब होती, सबका वेट मिला जुलू के जो आएगा, मिला जुला के जो वेट आएगा, वो पूरा का पूरा टोटल वेट जो होता है उसको कहते हैं हम लोग सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो आता है डेड लोड के अंदर। इसके अलावा वो फर्नीचर जो कि सालों साल मूव नहीं होता, या फिर सालों साल छोड़ो आप, लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है मूवमेंट की बहुत कम है। आप लोग अपने कॉलेज की बात करें, अगर जहाँ आप कॉलेज में पढ़ते हैं, ठीक है, वहां का जरा सीन अपने दिमाग में सोचें। आप ये बताएं मुझे, जिस फर्नीचर पे आप लोग बैठते थे वहां पे, वो कितना ज्यादा आप लोग मूव। देखो माइन्यूट मूवमेंट को आप मूविंग में नहीं ले सकते, मैं मूवमेंट का बोल रहा हूँ कि एक रूम से ले जाके दूसरे दूसरे रूम रख रहे हो, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। जहां वो आप रोज दिखता होगा आपको, वहीं मिलता होगा रोज आपको फर्नीचर, राइट। बताइए। तो इसी तरीके से आपको डिपेंड करता है वो कि लाइव में आएगा डेड में। दूसरी बात, अब आते हैं लाइव लोड के ऊपर। वाटर टैंक आपका जब खाली होगा तो उसका वो डेड लोड कंसिडर किया जाएगा। जब वो भरता है रोज खाली होता है, रोज भरता है रोज खाली होता है, तो वो लाइव लोड में आ जाएगा। ठीक है, समझो उज्जवल जी। खाली वाटर टैंक को तो आप डेड में ले लोगे, लेकिन जो वाटर का वेट है उसमें, भर रहा है और खाली हो रहा है, भर रहा है और खाली हो रहा है, वो लाइव में आएगा। उसके बाद दूसरी चीज ध्यान देने वाली ये है कि लाइव लोड क्या होता है। लाइव लोड होता है वो लोडिंग जो कि मूवमेंट की वजह से, या फिर नहीं ना मूवमेंट की वजह से भी, मतलब मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशंस डेवलप कर रहा है थोड़े थोड़े टाइम में। ठीक है, जो चीज स्ट्रक्चर के अंदर वाइब्रेशंस डेवलप कर रही है वो हमारा लाइव लोडिंग के अंडर में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थक्वेक लोड जो कि सीस्मिक आप लोग बोलते हैं, वो लाइव में आता है। विंड लोड जो है वो आपका लाइव लोडिंग हो गया। ठीक है, मतलब ये टाइप्स होते हैं, वैसे डिफाइन तो आप अलग से ही करते हो। उसके बाद आप लोग अगर अपने घर में बैठे हैं और आपके घर से 10 मीटर दूर कोई हैवी बोरिंग चल रही है, मान लीजिए वहां पे बोरवेल बनाया जा रहा है, ड्रिलिंग चल रही है बहुत तगड़ी, ठीक है, या फिर रोड्स बन रही है, रोड रोलर चल रहा है, तो आपको वाइब्रेशन अपने घर के अंदर भी फील होगी। होगी कि नहीं होगी, तो वो भी आपका लाइव लोड के अंदर ही आता है। समझे, वो भी आपका लाइव लोड के अंदर ही आता है, वाइब्रेशन जनरेट हो रही है ना। उसके बाद आप लोग एक चीज बताइए, आप लोगों ने लेथ मशीन देखी है जिंदगी में।
लेथ मशीन कितने लोगों ने देखी है? देखी है ना? कुछ लोगों ने फर्स्ट ईयर पे लेथ मशीन के ऊपर काम किया होगा, वर्कशॉप नाम के आपके एक सब्जेक्ट के अंदर। तो लेथ मशीन, आप मुझे ये बताइए कि वो जमीन पे फिक्स रहती है कि नहीं रहती है? वो जमीन पे एक ही जगह पे फिक्स रहती है ना? तो जब तक वो काम नहीं कर रही है, जब तक वो बंद पड़ी है, आप उसको डेड लोड के अंदर लोगे। और जब वो चल रही है, जब आपने देखा उसको चलते हुए कितनी वाइब्रेशन जनरेट करती है, आपको वाइब्रेशन फील होती है अपनी बॉडी में। तो जब वो चल रही है, वो वाइब्रेशन जनरेट कर रही है, तब वो लाइव लोडिंग के अंदर आएगा। लेकिन जब वो बंद पड़ी है और एक जगह पे फिक्स है, तब वो आएगा डेड लोड के अंदर। आप समझे? बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। समझ में आया? बस इतना जानना है। इस पे आगे एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने जैसे मुझे कोड्स बताए थे, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए IS 456 बताया था, और स्टील स्ट्रक्चर्स के लिए IS 800 बताया था। वैसे ही लोड्स के एप्लीकेशन के लिए भी कुछ कोड्स हैं। तो आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से हैं, अगर मैं आपसे पूछूं लाइव, डेड और विंड लोड का? बताइए। जी बताइए। नहीं पता? IS 875 पार्ट 1। IS 875 पार्ट 1 होता है आपका डेड लोड के लिए। IS 875 पार्ट 2 होता है आपका लाइव लोड के लिए, और IS 875 पार्ट 3 होता है आपका विंड लोड के लिए। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से इस डेड लोडिंग को, मतलब ये जो लोडिंग है पूरी की पूरी, इसको किस तरीके से जनरेट किया जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है? आज हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लोडिंग। तो आप लोग यहाँ पे जनरल में है, जनरल के अंदर आप लोड्स एंड डेफिनेशन पाएंगे। जैसे लोड्स एंड डेफिनेशन में क्लिक करते हैं, आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। फाइल कैलकुलेशन आप जब कंसिडर करते हैं उज्जवल, तो आप कंसिडर करते हैं उसके मैक्सिमम लिमिट पे। ठीक है? मैक्सिमम लिमिट पे कंसिडर करते हो। अगर कोई मशीन पड़ी हुई है और वो बंद पड़ी है, तो वो कम लोड एक्सर्ट करेगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ उसका सेल्फ वेट आ रहा होगा। तो उस वक्त वो कम लोड एक्सर्ट करेगी। ठीक है? बजाय तब जब वो चल रही होगी। सेम वाटर टैंक, अगर आपका वाटर टैंक खाली पड़ा है, तो उस वक्त वो कम लोड एक्सर्ट करेगा, इसके बजाय जबकि वो पूरा का पूरा भरा हुआ है। फुल वाटर टैंक जब भरा होता है ना, हम उस लोड को कंसिडर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम हाफ वाटर टैंक को करें। पूरा वाटर टैंक ऊपर तक टिप तक जब भरा होता है, उस वाटर टैंक के लोड को हम लोग कंसिडर करते हैं डिजाइनिंग के। बताइए, क्लियर है? क्लियर है बात आपको? ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग रोड्स एंड डेफिनेशन में सबसे पहले लेफ्ट राइट साइड में देखेंगे कि आपको डेफिनेशंस दिखा रहा है। तो डेफिनेशंस को जब आप एक्सपेंड करोगे, आपको यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दिखाई देंगी, जैसे व्हीकल, टाइम हिस्ट्री, विंड, स्नो, रेफरेंस, सिस्मिक, पुशओवर और डायरेक्ट एनालिसिस। ठीक है? ये डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। ये डेफिनेशंस जो होती हैं आपकी, ये अलग अलग टाइम पे आपको काम आएंगी। काम कब आती है? जब आप कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनालिसिस कर रहे होगे। जब आप विंड लोड का एनालिसिस करोगे, तो आप विंड डेफिनेशंस को यहाँ पे डिफाइन करोगे। डेफिनेशंस कुछ नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस आपसे पूछता है। ठीक है? कि बिल्डिंग की हाइट क्या है। फिर आपसे पूछेगा कि आप किस डायरेक्शन में विंड का रोड चेक करना चाहते हो। इस तरीके से आपसे अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है? सुमित, देखो मैंने अभी ये लिंक डाउनलोड करके देखा, मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है? आप एक काम करो, आप ना लॉग इन करो उसको। आप पहले अपनी जीमेल आईडी से लॉग इन करो, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करो, वो तब शायद उसके बाद जाए। ठीक है? मेरे ख्याल से बिना लॉग इन करे कर रहे हो।
देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ मैं लास्ट में देख लेंगे, चलो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि जो डेफिनेशन है ये अलग अलग टाइम पर डिफाइन करेंगे कुछ पर्टिकुलर केसेस में ही। जैसे अगर आप सीस्मिक कर रहे हो, सीस्मिक एनालिसिस, वहां पे आपको ये टाइम हिस्ट्री या तो फिर सीस्मिक डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर आप मूविंग रोड के लिए कर रहे हो तो आपको व्हीकल डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ सकती है, ठीक है। अगर आप विंड लोड के लिए कर रहे हो तो आप विंड डेफिनेशन यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेंगी। अभी के लिए मुझे ये सब नहीं करना, अभी मुझे ये देखना ही नहीं है डेफिनेशन। अभी जो मुझे देखना है वो देखना लोड केसेस डिटेल्स। यहाँ पे मैं जब जाऊंगा, देखो ऊपर जो डेफिनेशन है वहां पे आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा वो कुछ चीजों के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपसे क्या मांगेगा, आपसे बोलेगा आप डायरेक्शन बताओ और मुझे ये बताओ कि आपका मैग्नीट्यूड कितना है लोड का, बस बात खत्म। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे लोड केसेस डिटेल्स में, आप जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे काम कैसे चलता है, ये आपका एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपको सेलेक्ट करने के बाद फाइल्स डालनी है। तो लोड केसेस डिटेल्स आपका फोल्डर है, आपने जाके फोल्डर पे क्लिक किया ऐड पे। तो जब आप ऐड पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आता है। अब इस डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले आपको दिखा रहा है प्राइमरी लोड केसेस, ठीक है। प्राइमरी लोड केसेस में आपके पास सबसे पहला जो ऑप्शन दिखा रहा है वो दिखा रहा है नंबर। नंबर का मतलब कुछ नहीं है, सीरियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं ना, वैसे ही नंबर है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है लोडिंग टाइप, आप किस तरीके की लोडिंग करना चाहते हो या फोल्डर बनाना चाहते हो। तो मैं डेड लोड का एक फोल्डर बनाना चाहता हूँ, मैंने डेड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपसे बोल रहा है आप उसका नाम देना चाहते हैं कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। आप अगर याद रख सकें कि लोड केस 1 के अंदर मेरा डेड लोड पड़ा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे रहने दो। आप चाहो तो इसका नाम पूरा चेंज करके डेड लोड लिख सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीएल लिख सकते हो, ठीक है। डीएल लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने डीएल पे लिखने के बाद यहाँ पे देखो, जब भी मैं आपसे बोल रहा हूँ हर बार ऐड पे क्लिक करेंगे। आपने जब ऐड में क्लिक किया तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो लोड केसेस डिटेल्स था आपका पहला फोल्डर, उसके अंदर आपने ऐड करके दूसरा फोल्डर ऐड कर दिया, ठीक है। आपने ऐड करा तो दूसरा फोल्डर आ गया, अभी ये फोल्डर भी खाली पड़ा हुआ है। ये सिर्फ टाइप डिफाइन किया है। अगर आप इसका टाइप चेंज करना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, आप अभी भी इसका टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, आप इसका नंबर चेंज कर सकते हो, ठीक है। जब आप कुछ भी चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, चेंज हो जाएगा। अब अगर नहीं करना तो आप क्या चाहते हो, अब इस फोल्डर को भरना चाहते हो, तो आपने किया इस फोल्डर पे क्लिक और आप जाएंगे यहाँ पे ऐड ऑप्शन में फिर से। जब आप क्लिक करेंगे ऐड पे, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। आपके पास आएगा ये वाला डायलॉग बॉक्स, देखिए। अब इस डायलॉग बॉक्स में आपको सबसे पहले दिखाएगा सेल्फ वेट, ठीक है। ये ही वो डायलॉग बॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। और अगर एक बार आप सीख गए इसको किस तरीके से चलाया जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप मास्टर बन चुके हैं स्टैट को। नीचे से भी लग सकता है, तब भी तो वाई डायरेक्शन ही होगी। आदर्श जी, ग्रेविटी नाम की चीज सुनी है आप लोगों ने? ग्रेविटी जो होती है वो आपके लोड को नीचे की तरफ को, हमेशा हर चीज ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ डाउन करती है, ठीक है। ग्रेविटी ही है वो रीजन जिसकी वजह से जो लोड है वो नीचे की तरफ को एक्ट करता है। समझ गए इस बात को? कोई भी चीज होती है ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ को जाती है। तो आप, ये रीजन है कि हम लोग इसमें वाई डायरेक्शन को चूज करेंगे, पहली बात तो, क्योंकि हमें पता वाई ही ऐसी डायरेक्शन है जो या तो ऊपर या फिर नीचे फैसिलिटेशन करेगी, ठीक है। वाई ही ऐसी डायरेक्शन है कि या तो ऊपर या फिर नीचे फैसिलिटेट करेगी हमारे लोड्स का मूवमेंट। अब आते हैं आगे। वाई डायरेक्शन तो चलो हमने चूज कर ली, सेल्फेट हमेशा ज्यादातर टाइम पे वाई डायरेक्शन में लगेगा, 99% टाइम्स आपका वाई डायरेक्शन में ही सेल्फेट लगेगा। 1% जो मैंने अभी अब छोड़ा है वो आपको बाद में बताऊंगा क्यों, ठीक है। फिर आते हैं फैक्टर के ऊपर। तो फैक्टर में आप देख रहे हो माइनस है और वन है, तो इसका मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है और वन का मतलब क्या है, बताएं। माइनस का मतलब क्या है और वन का मतलब क्या है, इसका मतलब बताएं आप। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हेलो, नीचे लग रहा होगा,
माइनस अभी तक हमने किस चीज के लिए यूज किया है, आप लोग भूल चुके हैं क्या? माइनस हमने किस चीज के लिए यूज किया है? डायरेक्शन के लिए किया है ना। माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस वाई प्लस वाई, माइनस जेड प्लस जेड। ठीक है। माइनस का मतलब क्या हो गया? वाई डायरेक्शन तो हमने इसलिए चूज करी थी क्योंकि हमें आइडिया था कि वाई ही ऐसी डायरेक्शन है जो ऊपर या नीचे फैसिलिटेट कर सकती है। माइनस ने यहाँ पे आके कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो आपका लोड लगेगा वो नीचे की तरफ ही लगेगा। ठीक है। अब वन का मतलब बताओ, वन क्या होता है? वन क्या है यहाँ पे, बताएं। आपके दिमाग में क्या सोच आ रही है वन को लेकर? मैग्नीट्यूड मतलब कि आप बोलना चाह रहे हैं वन, आप बोलना चाह रहे हैं 1 किलोन्यूटन मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, कि यही बोलना चाह रहे हैं आप? गलत। के आगे देखो एक चीज लिखी है, वहां पे आपने शायद पढ़ी नहीं। क्या लिखा है? फैक्टर लिखा है, फैक्टर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं, फैक्टर लिखा है वहां पे। तो लोड जो है ना आपका सल्फेट का, सल्फेट जो लोड है उसको फैक्टराइज करके यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ वन का, कि आपका 100%, वन का मतलब 100%। ठीक है। 100% सल्फेट ऑफ द बिल्डिंग को आप कंसिडर कर रहे हैं। 100% का मतलब क्या हुआ? जितनी आपने बीम्स और कॉलम्स और वॉल्स और जो भी चीजें बनाई है, उन सब का वेट जितना आपको मिलेगा सारा जुड़ के, उसका जो एवरेज वेट होगा पूरा का पूरा, ठीक है, सारा वेट मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद जो वेट हो रहा है सल्फेट स्ट्रक्चर का, वो आप पूरा का पूरा ले रहे हो 100%। अगर आपको कभी ऐसा बोला जाए कि आपको 50% ऑफ द एक्चुअल सल्फेट ऑफ द बिल्डिंग को कंसिडर करना है, तो आप कितना फैक्टर लेंगे? ठीक है। तब आप लेंगे 0.5। बताइए, समझ में आया सबको? अगर आपको बोला जाए कि आपको 2 टाइम्स ऑफ द एक्चुअल सल्फेट ऑफ द बिल्डिंग को कंसिडर करना है, तो कितना लेंगे फैक्टर? 2। ठीक है। नेगेटिव साइन तो हमेशा रहेगा, उसके साथ फैक्टर जुड़ जाएगा 2। समझ में आया सबको? ये वन उसलिए है। अब देखो, आगे देखो, बस अब सब लोग ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखो। ये आपने यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, उसके बाद आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना है ऐड पे। इसके बिना आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। आप क्लिक करेंगे ऐड पे, और इसके बाद यहाँ से कर देंगे बंद। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि आपका डेड लोड के नीचे सल्फेट आ गया है। आ गया। डेड लोड के नीचे आपका सल्फेट आ गया है। और ये सल्फेट के आगे लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो जिस भी लोड के आगे आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा, उसका मतलब ये होगा कि आपको वो लोड असाइन करना है। जिस भी लोड के आगे क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उसका मतलब आपको वो लोड असाइन करना है। वरना दूसरा ऑप्शन क्या होगा? आपके सामने क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, इसका मतलब वो लोड ऑलरेडी असाइंड है। समझ गए इस बात को? बताइए, क्या ये बात सबको समझ में आई? तो अब आप लोग मुझे बताइए, मैं इस लोड को जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैं कहाँ पे असाइन करूंगा? जल्दी से बताएं। तो लोड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, उसको मैं कहाँ पे असाइन करूंगा, बताइए। बताइए। बीम और कॉलम पे। तो कैसे करूं बताओ शिवम? बताइए, सब लोग बताइए, किस तरीके से मैं सिलेक्शन रखूं? निशान, बहुत सही, और स्ट्रक्चर में करेंगे बिल्कुल। सिलेक्शन कैसे करूं? कौन सा ऑप्शन यूज करके मैं सिलेक्ट करूंगा? बताएं। अरे वो, देखो मेरी बात सुनो। क्या होगा जब आप रोड लगा रहे हो ना, तो मेरी बीम्स और कॉलम्स और जो उनके साइज, पहली बात तो लेंथ अलग है। दूसरी बात, उनके जो क्रॉस सेक्शन है वो भी अलग है, मतलब कि साइज ही अलग है पूरे। तो वो सॉफ्टवेयर का काम है पूरा का पूरा कैलकुलेट करना, मुझे सिर्फ फैक्टर के साथ वहां लगा देना है। इतना उसका वेट होगा सबका अलग अलग, वो सारा का सारा कैलकुलेट करके वो अप्लाई कर देगा। ठीक है। अब देखिए, आप लोग यहाँ बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट होगा पैरेलल टू बीम टू एक्स और वाई, ये सब नहीं होगा यहाँ पे। आपको सब जब ये बात पता है कि आपको पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर लगाना है, तो आप ये वाला मेथड चूज करेंगे, असाइन टू। ठीक है। आप लोग ये वाला मेथड चूज करेंगे जिसका नाम है असाइन टू व्यू। सीधे अपने लोड को सिलेक्ट करो, असाइन टू व्यू सिलेक्ट करो, और जाके असाइन कर दो।
तो आपका जो सल्फेट है वो पूरा का पूरा इसके ऊपर अप्लाई हो गया, और वो आप जब साइड में क्लिक करोगे तो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सल्फेट कभी दिखाई नहीं देता, ये बात याद रखो। लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा साइन हो गया, आप यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क जा चुका है, अब इस तरीके का साइन आ रहा है। समझ गए आप लोग? बताएं, बताइए, सबको समझ में आ गया सल्फेट को कैसे खोलना है और कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऐड करना है? सारे जो फोल्डर बने एक के बाद एक, लोड्स एंड डेफिनेशन के अंदर आपका एक फोल्डर बना जिसका नाम था डेड लोड, ठीक है। डेड लोड के अंदर सल्फेट बनाया आपने, सल्फेट में सल्फेट को फिर असाइन किया, तो पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया सबको? बहुत वेलकम। अब आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग इसको करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। आज आप इसको करेंगे प्रैक्टिस।